एपिसोड 161। लैंग जिन को लगा कि दक्ष कुछ अलग दिख रहा है। उसके चारों ओर एक मायावी शक्ति थी जो उसे घेरे हुए थी। क्या उसे कोई सफलता मिलने वाली है? उसने दक्ष को देखते हुए बुदबुदा, या हे भगवान, ये बच्चा अजीब है। उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वह वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया क्योंकि वह दक्ष की साधना में बाधा नहीं डालना चाहता था और वह कई दिनों तक इंतजार भी नहीं करना चाहता था। जब वह अपनी साधना पूरी कर ले तो उससे कहो कि मुझसे संपर्क करे, उसे ये ताबीज दे दो। जब जरूरत हो तो वह इसका इस्तेमाल करके मुझे बुला सकता है। साथ ही आसपास के माहौल पर भी नजर रखना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लैंग जिन ने आंगन से बाहर निकलते हुए कहा। मैं अपनी चाय भी पूरी नहीं कर पाया, मुझे इतनी जल्दी वहां से निकलना पड़ा। जब मुझे पता चला कि उसने क्या किया ताकि उसकी जान बच सके, इतना सब होने के बाद मुझे उसे डांटने का भी मौका नहीं मिला। उसने आह भरते हुए अपने पंख वाले शेर के ऊपर चढ़कर वहां से चला गया। दक्ष अभी भी अपने मार्शल स्पेस के अंदर खोया हुआ था और उसे पता नहीं था कि लैंग जिन उसे ढूंढने आया था और यहाँ तक कि चला भी गया था। जैसे ही उन्होंने ब्रह्म विधि बीज पर काम शुरू किया, अंततः उन्हें विधि बीज के पीछे की जटिलताओं का पता लगने लगा। जैसे जैसे वह उसे देखता रहा उसे लगा कि वह किसी भ्रम में जी रहा है, कुछ भी वास्तविक नहीं था। यहाँ तक कि वह दुनिया भी जिसे वह वास्तविक समझता था वास्तविक नहीं थी। यह कुछ और नहीं बल्कि वास्तविकता का भ्रम था। ठीक उसके सामने मौजूद ब्रह्मांड बीज के समान उसके भ्रम पर प्रतिबंध सीमा, ये सब एक भ्रम था जिसे वह खुद नहीं तोड़ पाया था। उसे लग रहा था कि जब तक वह भ्रम पर काबू पा लेगा, उसके भ्रम कौशल पर लगा भ्रम का ताला खुल जाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। दक्ष ने अपने कानून के पीछे छिपे रहस्यों को समझने के लिए ये दिन समझबूझकर बिताए। जब दक्ष अपने आंगन के अंदर था तो बाहर संप्रदाय पूरी तरह से अराजकता में था क्योंकि नई रैंकिंग सूची अभी अभी सामने आई थी। वह अज्ञात लड़का जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था अब शक्ति रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था। रैंकिंग में पहले स्थान पर म्यू नामक व्यक्ति था जिसके 2167 अंक थे। ताकत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर 2150 अंकों के साथ चुमयाव थे और अंत में रैंकिंग में तीसरा व्यक्ति वह नया खिलाड़ी था जो अचानक से सामने आया। ये 2149 अंकों के साथ दक्ष था। वह ताकत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आने से सिर्फ एक अंक पीछे था। सजैन जो पहले तीसरे स्थान पर थी अब चौथे स्थान पर आ गई है। उसके नीचे की सभी लड़कियां भी एक स्थान नीचे खिसक गई है। इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं हुआ। रैंकिंग देखकर कुछ शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। वे जल्दी से वहां से चले गए और दूसरों को रैंकिंग में हुए बदलाव के बारे में बताया। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लैंग जिन का शिष्य इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा पद हासिल कर लेगा। अल्पविराम पीछे एक आंगन में एक आदमी जमीन पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपनी खेती पूरी की हो। तभी कोई उससे नई रैंकिंग के बारे में बताने आया। दिलचस्प। म्यू चांद के बाद एल्डर जिन को एक और सनकी मिला। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह म्यू जन था जो शक्ति रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। एक अन्य स्थान पर एक लड़की को भी यह जानकारी मिली थी। वह मुझसे सिर्फ एक अंक पीछे है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह 16 साल का है? वह मुझसे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? लड़की ने चेहरे पर हैरानी के भाव के साथ कहा। लड़की की उम्र 20 वर्ष के आसपास लग रही थी। वहाँ एक और लड़की थी जिससे ये जानकारी मिली लेकिन वह बहुत खुश नहीं थी। वह अभी अभी रैंकिंग में नीचे गिरी है। ये वैसा ही था जैसे उसे किसी अनजान व्यक्ति ने हराया हो जो अभी अभी संप्रदाय में आया था। वह पहले से ही दक्ष से नफरत करने लगी थी। दक्ष को इनमें से कुछ भी पता नहीं था और अगर पता भी होता तो उसे इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उस समय उसके पास अन्य महत्वपूर्ण चिंताएं थी। यह संप्रदाय के अंदर लॉन्ग चेन का 7वां दिन था और उसने अंततः अपनी आंखें खोली। यद्यपि वह भ्रम के नियम को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि नियम के बारे में उसकी समझ पहले से बेहतर हो गई है। दक्ष खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार शरीर को हिलाना अच्छा लगा। वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर जा रहा था कि अचानक उसे शरीर में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जहरीली चींटियां उसके शरीर को काट रही हो। उफ, ये क्या हो रहा है? वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे अचानक याद आया कि उसके शरीर में जहर है। उसे एक और सप्ताह तक जहर को निष्क्रिय रखने के लिए एक दमनकारी गोली लेनी थी। उसे लैंग जिन ने पहले ही गोली दे दी थी। समझ के कारण वह पूरी तरह से भूल गया था कि उसे यहाँ लाए हुए 7वां दिन होने वाला था। उसने वह गोली निकाली जो उसे काले वस्त्रधारी बुजुर्ग लैंग जिन ने दी थी और उसे निगल लिया। उसका दर्द लगातार बढ़ रहा था लेकिन कुछ मिनटों के बाद जहर का असर बंद हो जाने से दर्द बंद हो गया। वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उसने मेरे अंदर एक अजीब सा जहर डाला था। यह असर, मैंने किसी जहर के ऐसे एहसास के बारे में नहीं सुना। दक्ष ने कमजोरी से कहा और खड़ा हो गया। उसने बाहर जाने का विचार त्याग दिया और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। डार्क सोल संप्रदाय से बहुत दूर एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य को धधक दे सूर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यह उत्तरी चंद्र साम्राज्य का पड़ोसी था। एक और बात जो महत्वपूर्ण थी वह ये थी कि जीशान साम्राज्य का
दूसरा राजकुमार था। इस समय जीशान मिंगू और झकविंग वे धधकते सूर्य साम्राज्य के ठीक बाहर थे। जीशान मिंगू और जिग ब्लेजिंग सन एम्पायर के ठीक बाहर खड़े थे। वे दिन रात यात्रा करते रहे ताकि वे शीघ्रता से धधकते सूर्य साम्राज्य तक पहुंच सके। सौभाग्यवश पूरी यात्रा के दौरान उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यद्यपि उन्हें कुछ डाकू समूहों का सामना करना पड़ा लेकिन उनसे आसानी से निपटा गया। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान अपने चेहरे को अपने लिबास के नीचे छिपाए रखा क्योंकि जीशान कुछ हथियारों का निशाना था। हालांकि जीशान को अपने ऊपर हुए पहले हमले के बाद हथियारों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन दक्ष से मिलने से पहले उसने फिर भी सावधानी बरतने का फैसला किया। लंबी यात्रा के बाद वे अंततः धधक से सूर्य साम्राज्य तक पहुंच गए। हालांकि यह अभी भी उनका गंतव्य नहीं था। जीशान ने खुद को दुश्मनों से तब तक सुरक्षित नहीं माना जब तक कि वह धधक दे सूर्य साम्राज्य की शाही राजधानी में प्रवेश नहीं कर गया। वे धधक के सूर्य साम्राज्य में प्रवेश कर गए और पूरी गति से आगे बढ़ गए। यद्यपि उन्होंने बिना किसी ब्रेक के यात्रा की, फिर भी उन्हें साम्राज्य की शाही राजधानी तक पहुंचने में 6 घंटे लग गए। जीशान अपनी आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए पर सवार था जबकि और जिग डाकहस पर थे। उन्हें शहर के प्रवेश द्वार से ठीक पहले रुकना पड़ा क्योंकि उनके सामने गाड़ियां थी जो जांच से गुजर रही थी। यह सर्वविदित तथ्य था कि शाही राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था अधिक कड़ी थी क्योंकि शाही परिवार और संप्रदाय वहां थे। जांच पूरी होने के बाद गाड़ियां शहर में प्रवेश कर गई। आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए और काले घोड़े ने जीशान और अन्य लोगों को आगे बढ़ाया और गार्डों के ठीक सामने रुक गए। शाही रक्षकों को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आत्मा भक्षी भेड़िए को देखा क्योंकि उनके शाही राजकुमार के पास भी एक ऐसा ही जानवर था। आप कौन है और शाही राजधानी में प्रवेश करने का आपके पास क्या कारण है? शाही रक्षक ने पूछा। मैं दूसरा राजकुमार जीशान हूँ। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ रोमांचक यात्रा से वापस आया हूँ। इसके अलावा क्या मुझे अपने शहर में प्रवेश करने के लिए वास्तव में किसी कारण की आवश्यकता है? जीशान ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाते हुए कहा। उन्होंने दूसरे राजकुमार की शाही मोहर भी दिखाए। महाराज गार्डो ने घुटने के बल बैठकर जीशान का अभिवादन किया। ठीक है, अब एक तरफ हट जाओ और मुझे अंदर आने दो, मुझे और भी जरूरी काम निपटाना है, जीशान ने आदेश दिया। रॉयल गार्ड्स ने जल्दी से एक तरफ हटकर उन्हें अंदर जाने दिया। जीशा और आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए ने नेतृत्व संभाला जबकि डाकहस पर सवार लड़कियां उनके पीछे थी। कुछ ही मिनटों के बाद वे अंततः शाही महल में पहुंच गए। वे सभी जानवरों से उतर गए और जीशान ने उन्हें अपने जानवरों के थैले में वापस भेज दिया। वे जीशान के नेतृत्व में और लड़कियों के पीछे पीछे शाही महल में दाखिल हुए। सभी सेवकों ने अपने दूसरे राजकुमार को पहचान लिया और उसे देखते ही सलाम किया। जीशान ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वे शाही महल के लंबे गलियारों से होकर चले। हम अगर यह छोटा भाई शान नहीं है तो आप बहुत जल्द वापस आ जाओगे भाई। एक आदमी जो देखने में 20 साल के आसपास का लग रहा था अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने जीशान को देखा। वह साम्राज्य के पहले राजकुमार जीशेन थे। साम्राज्य में इस समय कोई युवराज नहीं था क्योंकि चौथे युवराज जिन्हें युवराज घोषित किया गया था की मृत्यु हो चुकी थी। क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा भाई? जीशान ने बिना मुस्कुराए कहा। पहले तो वह ज्यादा विनम्रता से पेश आता लेकिन उसे पक्का यकीन था कि जीशेन ने जाने से पहले उससे जहर दे दिया था। जीशेन के लिए उसके मन में जो बुनियादी सम्मान था वह भी खत्म हो चुका था। तुम्हारा मूड खरा लग रहा है, क्या यात्रा के दौरान कुछ हुआ? जीशेन को उसके रूखे लहजे से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने फिर भी दयालु और उदार व्यवहार किया। तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़कियां कौन है? क्या तुमने अपने लिए पहले से ही रखेल ढूंढ ली है? जीशेन ने लड़कियों की ओर देखते हुए आगे कहा। वे मेरी बहनें हैं। इसके अलावा मेरे पास इस समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे शाही पिता से मिलना है, इसलिए कृपया मुझे माफ करे भाई, जीशान ने कहा जब वह मिंगू और जिकी के साथ जीशेन के पास से गुजरा। जैसे ही वे चले गए जीशेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका पहले का दयालु चेहरा अब काफी निर्दय लग रहा था। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जीशान ने अपने पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उनके पिता की हालत अच्छी नहीं थी इसलिए वे अपना अधिकतर समय अपने कमरे के अंदर ही बिताते थे। अंदर आ जाओ, अंदर से आवाज आई। जीशान ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। पिताजी, उसने एक घुटने पर बैठकर अभिवादन किया। मिंगू और जेक विंग ने भी थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उसके सामने बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। वह आदमी पहले राजकुमार और दूसरे राजकुमार से बिल्कुल अलग मोटा था। उसका चेहरा भी गोल मटोल था। यद्यपि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा था परंतु उसकी आंखों में कमजोरी साफ देखी जा सकती थी। छोटे शान, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। बाहर तुम्हारा रोमांच कैसा रहा? आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह अच्छा नहीं था पिताजी, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। जीशान ने इनकार में अपना सिर हिलाते हुए कहा। पहले मैं उनका परिचय करा दूं। वह मिंगू है और यह जिक है। वे दोनों मेरी बहनों जैसी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उनके यहाँ होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर, वापस विषय पर आते हैं। जीशान ने साम्राज्य छोड़ने के बाद से अपने साथ हुई हर घटना का वर्णन
करना शुरू किया। उन्होंने अपने ऊपर हुए हत्या के प्रयास और उसके बाद के अपने सफर के बारे में बताया। सम्राट जितना अधिक सुनता गया उतना ही आश्चर्यचकित होता गया। सौभाग्य से वह ज्यादा चिंतित नहीं हुआ क्योंकि वह देख सकता था कि जीशान उसके सामने सुरक्षित अड़ा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी ने साम्राज्य के बाहर आप पर हमला करने की हिम्मत की। मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा और अपराधी का पता लगाऊंगा। सम्राट ने गुस्से से कहा, साम्राज्य के बाहर ही राजकुमार पर हमला होना एक गंभीर मामला था। ये सब नहीं है पिताजी। जब हम अस्थायी शिष्यों के रूप में बीस्ट हॉल में दाखिल हुए, जीशान मुख्य भाग पर आ गए। वह जिस चीज के बारे में बात करना चाहते थे, बीस्ट हॉल शाखा को रहस्यमय पुरुषों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ब्लैक रो बेड और रेड रो बेड स्काई रियल कल्टिवेटर। सम्राट जीम्यू ने ये सुनकर भौंसी कोड़ ली। उसे कुछ हद तक एहसास हो गया था कि दुश्मन कौन है, हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी दूर एक शाखा पर हमला किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमलावर डार्क सोल संप्रदाय से थे। उसने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, डार्क सोल सेक्ट, मैंने उनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। जीशान ने आश्चर्य से कहा, आप अभी उस स्तर पर नहीं है। डार्क सोल संप्रदाय दुष्ट संप्रदायों में से एक है। चूंकि बीस्ट संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय है, इसलिए दोनों के बीच कई झड़पें हुई हैं। हालांकि मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता कि यह वही थे, लेकिन मुझे पता है कि उनके बुजुर्गों को उनके वस्त्रों के रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक होते हैं, जबकि काले वस्त्रधारी बुजुर्ग आकाश क्षेत्र के साधक होते हैं। आपके विवरण से ये सबसे अधिक संभावना है कि वही है। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि मुख्य डार्क सोल संप्रदाय कहाँ स्थापित है। सम्राट जीम्यू ने समझाया, पिताजी कृपया हमें जानकारी लेकर बीस्ट हॉल जाने की अनुमति दें, हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। शान ने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें उनका स्थान बता दूं तो यह नियमों के विरुद्ध होगा। इसके अलावा तुम्हें उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब तक जानकारी मिल चुकी होगी। सम्राट जीम्यू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कृपया हमें जाने दीजिए पिताजी। उन्हें शाखा के विनाश के बारे में कैसे पता चल सकता है? जीशान समझ नहीं पाया। डार्क सोल सेक्ट इतना विशाल अस्तित्व है, आपको क्या लगता है कि वे बीस्ट हॉल की एक शाखा को क्यों नष्ट करेंगे? सबसे अधिक संभावना है यह उन्हें भड़काने के लिए है। उन्होंने खुद ही मुख्य बीस्ट हॉल को सूचित किया होगा कि उन्होंने क्या किया। सम्राट जीम्यू ने कहा, फिर भी पिताजी हमें अपनी तरफ से भी उन्हें सूचित करना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वे समझ जाएंगे। हम उनकी मदद से अपने दोस्त को भी वापस ले जा सकते हैं। जीशान ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि यह काम नहीं कर रहा था। मैं समझता हूं कि तुम अपने दोस्त की परवाह करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अब तक मर चुका होगा। डार्क सोल सेक्ट में कोई भी दयालु लोग नहीं है जो मारने से डरते हैं। वे किसी भी अवसर पर हत्या कर देते हैं। ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है जिसे तुम जीवित रख रहे हो। हार मान लो बेटा, उसने कहा। लेकिन पापा नहीं, लेकिन निर्णय अंतिम है। मैं तुम्हें बीस्ट हॉल में नहीं भेज रहा हूँ। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम्हें शामिल होने की जरूरत है। तुम जा सकते हो। जीशान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उसे रोक दिया और उसे जाने का आदेश दिया। महाराज, मेरे किसी प्रियजन को वे लोग उठा ले गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मुझे बीस्ट हॉल का स्थान बताएं। केवल वे लोग ही उन लोगों का स्थान जान सकेंगे। मैं समझती कि आप अपने बेटे की परवाह करती हैं, इसलिए हम ही जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि राजकुमार शान यही रहेगा। हम उसे इसमें शामिल नहीं करेंगे। मिंगू ने अनुरोध किया क्योंकि उसने देखा कि स्थिति उस तरह से नहीं चल रही थी जैसा जीशान ने उम्मीद की थी। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ छोटी बच्ची, लेकिन मैं बीस्ट हॉल के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं किसी को भी इसके स्थान के बारे में नहीं बता सकता। अभी यहाँ से चले जाओ, मेरे सोने का समय हो गया है। सम्राट जीम्यू ने मिंग्यू को उत्तर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जीशान और मिंग्यू ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने सोने का नाटक किया और कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वे कुछ नहीं कर सके। वे हॉल छोड़कर चले गए। उन्हें योजना बदलनी पड़ी, लेकिन इसके लिए भी समय चाहिए था। जीशान ने मिंगू और झक्विन के लिए अपने कमरे के पास वाले कमरे में सोने की व्यवस्था की। धधकती सूर्य साम्राज्य से बहुत दूर एक खूबसूरत पहाड़ था। पहाड़ खूबसूरत बर्फ से ढका हुआ था। इस पहाड़ पर एक खूबसूरत संप्रदाय था जिसे बीस्ट हॉल के नाम से जाना जाता था। यह अपने क्रूर बीस्ट टमस के लिए सबसे प्रसिद्ध था। बीस्ट हॉल इस महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी और इसके सभी सदस्यों को शक्तिशाली कहा जाता था क्योंकि उनके पास बहुत सारे शक्तिशाली पाल जानवर थे जो उनके लिए लड़ते थे। एक बड़े हॉल के अंदर एक आयताकार मैच के चारों ओर लगभग 20 लोग बैठे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि हॉल के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी साधना आकाश क्षेत्र से कमजोर थी। मुख्य कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हॉल मास्टर था, जबकि अन्य लोग एल्डर्स थे। हॉल मास्टर की उम्र 50 के आसपास लग रही थी। उसकी दाढ़ी काली थी और बाल लंबे चांदी जैसे थे। हॉल मास्टर, हम अब और चुप नहीं रह सकते। उन लोगों ने हमारे बीस्ट हॉल की शाखा को नष्ट करने की हिम्मत की और शाखा नेता का सिर हमारे दरवाजे पर भेज दिया। वे स्पष्ट रूप से हमें भड़का रहे हैं। बुजुर्गों में से एक ने कहा, यह सच है। मैं सोच
रहा था कि वे अपनी शाखा को नष्ट करने और अपने 4 सितारा शिष्य को मारने के लिए हमसे बदला लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने का होंगे और हमारी शाखा पर हमला करें। एक अन्य इल्द ने आह भरी, इसमें कोई संदेह नहीं है, उस दुष्ट संप्रदाय को नष्ट किया जाना चाहिए। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, मैं भी सहमत हूँ, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। धीरे धीरे सभी बुजुर्गों ने अपनी राय दी और ज्यादातर ने उन पर हमला करने की बात दोहराई। हॉल मास्टर ने उन सब पर नजर डालते हुए आह भरी, क्या यहाँ कोई डार्क सोल संप्रदाय का स्थान जानता है? हॉल मास्टर ने आह भरते हुए पूछा। बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और नीचे देखने लगे। पिछली बार हम भाग्यशाली थे कि हम उनकी शाखा का पता लगाने में कामयाब रहे और हमने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन उनका मुख्यालय यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हम उन पर हमला कैसे कर सकते हैं जब हमें उनका स्थान ही नहीं पता? हॉल मास्टर भारी स्वर में बोला, अगर एल्डर जू ने उस 4 स्टार शिष्य को नहीं मारा होता तो हम उनका स्थान पता कर सकते थे। एक बुजुर्ग ने झुंझलाहट में कहा। जब उसने एक गंजे बुजुर्ग की ओर देखा, अरे क्या तुम इसके लिए मुझे दोष देना बंद कर सकते हो? वह लड़का पागल था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एल्डर जू ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसे एहसास हुआ कि डार्क सोल सेक्ट के 4 स्टार शिष्य की हत्या करके उसने गलती की है, लेकिन उसे ये दोष पसंद नहीं आ रहा था जो हर कोई उस पर डाल रहा था। ठीक है, बहस करना बंद करो। इस समय हमारी मुख्य प्राथमिकता डार्क सोल संप्रदाय का स्थान ढूंढना और उसे नष्ट करना है। सभी लोग अपने प्रयास बढ़ाएं, हमें उन्हें ढूंढना है और अपना बदला लेना है। हॉल मास्टर ने सभी को जाने के लिए कहने से पहले अंतिम आदेश दिया। बीस्ट हॉल के अंदर कहीं एक युवा लड़का अभ्यास हॉल के अंदर था। वह उन नए कौशलों का परीक्षण कर रहा था जो उसने अभी अभी सीखे थे। वह तलवार की मुद्रा में आ गया और सामने की दीवार पर वार करने लगा। अभ्यास कक्षों की दीवारें इस प्रकार बनाई गई थी कि यदि कोई पृथ्वी क्षेत्र का शीर्ष साधक भी उन पर हमला कर दे तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक 199 वर्षीय लड़के के हमले से दीवार पर निशान पड़ गए। वह एक और वार करने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। हॉल मास्टर संदेश सुनते ही वह आश्चर्य से बोला। वह अभ्यास क्षेत्र से बाहर निकलकर हॉल मास्टर के स्थान की ओर चला गया। उसे वहां पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई। लड़के ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। नमस्कार मास्टर। लड़के ने थोड़ा झुककर बीस्ट हॉल के हॉलमार्क का अभिवादन किया। आह जी चुवान, बैठ जाओ। हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। आपने प्राचीन अन्वेषण के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल मास्टर की बातें सुनकर लड़के के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। ठीक है, प्राचीन अन्वेषण का समय निकट है। चेकी, आप हॉल के मुख्य शिष्य हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बीस्ट हॉल की टीम का नेतृत्व करें। आप क्या कहते हैं? हॉल मास्टर ने समझाया। यह मेरे लिए खुशी की बात होगी गुरुजी। मैं वास्तव में आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पद के योग्य समझा। मैं वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। जी चुवान नाम के लड़के ने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, यह अच्छी बात है। टीम का चयन होने के बाद मैं आपको और जानकारी दूंगा। हल ने कहा। लड़का जाने की अनुमति पाकर खड़ा हुआ और चला गया। सुबह हो चुकी थी जब दक्ष अंततः अपनी गहरी नींद से जागा। कमरे से बाहर जाने से पहले उसने अपनी बाहें फैलाते हुए जमहाइली मास्टर सुप्रभात मानगू ने दक्ष का अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मानगू, दक्ष ने जवाब दिया। लंबी नींद के बाद वह कुछ हद तक अच्छे मूड में था। गुरुजी, आपके गुरुजी को कुछ दिन पहले आपको खोजते हुए यहाँ आए थे, मानू ने उन्हें बताया। मेरे गुरु? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। ओह ठीक है, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। उसने क्या कहा? दक्ष को एहसास हुआ कि वह लैंग जिन के बारे में बात कर रहा होगा। आखिरकार वह दूसरों की नजर में उसका मालिक था। वह काफी गुस्से में दिख रहा था। उसे पता चल गया होगा कि तुमने किसी का हाथ काट दिया है। तुम्हें व्यस्त देखकर वह चला गया, मानू ने समझाया। ओह ठीक है, उसने मुझे तुम्हें ये ताबीज देने के लिए कहा था। उसने कहा कि अगर तुम्हें उसकी जरूरत हो तो तुम इसका इस्तेमाल करके उससे संपर्क कर सकते हो, उसने आगे कहा। और दक्ष को वह ताबीज दिया जो उसे लैंग जिंग ने दिया था। ओह मुझे लगता है कि उसने मुझे बचा लिया जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लेकिन अभी भी हमला होने का खतरा है। दक्ष ने ताबीज लेते मुस्कुराया। रैंकिंग आ गई है ना? दक्ष ने पूछा। हाँ मास्टर, का प्रदर्शन इतना शानदार था कि अब संप्रदाय में हर कोई आपका नाम जानता है। मास्टर ताकत रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, मानू ने उत्साह से कहा। केवल तीसरा? ओह ठीक है, रैंकिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास इनाम के रूप में पर्याप्त योगदान अंक है। मुझे भी कोई परवाह नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर के योगदान अंक उनके 4 सितारा शिष्य बैच पर जमा कर दिए गए हैं। अब आप उन अंकों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए लगभग 3000 योगदान अंक होने चाहिए। मानगुयू ने कहा। ठीक है, मेरे साथ किमिया हॉल चलो, मुझे ये समझने में मदद करो कि मैं चीजें कैसे खरीद सकता हूँ, दक्ष ने कहा। और उसने अपने हाथ मानू के कंधों पर रखे और उसे अपने साथ बाहर ले गया। वह मानगुयू के साथ अपने आंगन से बाहर चला गया। वे संप्रदाय से होते हुए
कीमिया हॉल में पहुंचे रास्ते में कई लोगों ने दक्ष को देखा, लेकिन उन्होंने दक्ष को ऐसे ताला जैसे वह कोई महामारी हो। दक्ष उस समय संप्रदाय में काफी प्रसिद्ध था। 4 सितारा शिष्य का हाथ काटने और फिर शक्ति रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करने से वह पूरे संप्रदाय में प्रसिद्ध हो गया था। अपने उग्र स्वभाव के कारण उसे संप्रदाय का दानव कहा जाता था। उनके बारे में भी कई अफवाहें फैली कि वह संप्रदाय में घूम रहे हैं। एक अफवाह ये थी कि दक्ष ने किसी की गर्दन काट दी थी क्योंकि उसे उसका हेयर स्टाइल पसंद नहीं था। दूसरी अफवाह ये थी कि उसने किसी के पैर काट दिए थे क्योंकि वह व्यक्ति बहुत लंबा था। बहुत से लोग उससे डरते थे। मान बुयू ने लॉन्ग चेन को कीमिया हॉल के अंदर ले गया। वे काउंटर के सामने खड़े थे। दूसरी तरफ एक 4 स्टार पीले वस्त्रधारी शिष्य बैठा था। तुम्हें क्या चाहिए? आदमी ने मानू से पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मालिक को कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी है, मानू ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि कई लोगों ने दक्ष का नाम सुना था, लेकिन ज्यादातर ने उसे नहीं देखा था। दक्ष के सामने खड़ा लड़का उनमें से एक था। उसने दक्ष की सीना पर 4 सितारा शिष्य बैज दे देखा। मुझे बताओ कि तुम्हें किन जड़ी बूटियों की जरूरत है और योगदान के अंक ट्रांसफर करो, सामग्री तुम्हें दे दी जाएगी, आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने सामग्री की एक सूची निकाली और मेज के दूसरी ओर बैठे शिष्य को दे दी। आदमी ने सूची को ध्यान से पढ़ा। जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता गया। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? उसने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है, बस मुझे बताइए कि इनकी लागत कितनी होगी, दक्ष ने जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें 1000 योगदान अंक देने होंगे। क्या तुम्हारे पास इतने भी हैं? आदमी ने दक्ष से पूछा। ओह, तब तो ठीक है, मुझे जड़ी बूटियां दे दो, मैं जल्दी में हूँ, दक्ष ने जल्दी में जवाब दिया। ठीक है। वह आदमी उठकर पीछे चला गया। वह तुरंत वापस आ गया लेना सूची के बिना। कुछ मिनट बाद एक और व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक थैला था जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे भरे हुए थे जिनकी दक्ष को जरूरत थी। उसने वह पुड़िया दक्ष को दे दी और चला गया। दक्ष ने अपने बैच से 1000 योगदान अंक स्थानांतरित किए। जैसे ही दक्ष जाने वाला था, उस आदमी ने पूछा, क्या आप भी कीमिया अगर हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ, शायद भविष्य में मैं ऐसा हो जाऊं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह मंगू के साथ वहां से चला गया। दिलचस्प, आदमी ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। वह मंगू के साथ वहां से चला गया। जैसे ही दक्ष उस जगह से बाहर आया, वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने में कामयाब हो गया जिसे उसने पहले भी देखा था। अरे, क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसका हाथ मैंने काट दिया था? माफ करना दोस्त, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था, दक्ष ने कहा। जब उसने उस आदमी को कीमिया हॉल की ओर आते देखा, उन्होंने जीवन देने वाली गोली का इस्तेमाल किया होगा। खैर, वह एक काले वस्त्र भारी बुजुर्ग का शिष्य है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है, दक्ष ने सोचा। जब उसने देखा कि लड़के का हाथ ठीक हो गया था। तुम मुझसे दूर रहो, लड़के ने दक्ष को देखा और डर के मारे जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचागा, डरो मत, दक्ष मुस्कुराया और उसके करीब आ गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, करीब मत आओ। दक्ष जितना करीब आने की कोशिश करता था उतना ही दूर चला जाता। ठीक है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह पीछे मुड़ा और विपरीत दिशा में चलने लगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? गुरुजी, मान बुयू ने दक्ष को अपने आंगन के सामने चलते हुए देखा और पूछा। मैं कौशल हॉल की जांच करने जा रहा हूँ, मैं कुछ नया सीखने के अवसर का आनंद ले सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यू ने दक्ष और मांग बुयू को जाते हुए देखा। उनके जाने के बाद ही वह कीमिया हॉल में दाखिल हुआ। ये स्किल हॉल है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ मास्टर। हालांकि मेरे पास मास्टर के लिए कुछ सलाह है। चूंकि आपके पास 2000 अंक है, इसलिए आपको स्किल सस में जाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको कोई अच्छा कौशल मिल सकता है, मांग बुयू ने दक्ष से कहा। स्किल स्पेस, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या है? दक्ष ने पूछा। कौशल हॉल के अंदर प्रत्येक कौशल के लिए योगदान अंक खर्च होते हैं। कुछ कौशल 1 लाख अंकों के होते हैं जबकि कुछ 10 अंकों के होते हैं। कौशल का चयन करने के 2 तरीके हैं। पहला है 1 का चयन करना और सामान्य रूप से भुगतान करना, और दूसरा है कौशल स्थान में प्रवेश करना। यह एक विशेष स्थान है जहां आप कोई भी कौशल प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रयास में 2000 अंक खर्च होते हैं। भुगतान करने के बाद आपको एक विशेष स्थान पर भेजा जाता है जहां लाखों कौशल मौजूद होते हैं। आपकी किस्मत और आपकी क्षमता के आधार पर एक कौशल खुद ही आपके पास आता है। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि आप कोई कौशल नहीं चुन सकते। यदि कोई कौशल आपके पास नहीं आता है तो 2000 योगदान अंक बर्बाद हो जाते हैं, मानू ने समझाया। ओह, तो यह एक लकी ड्रॉ की तरह है, दिलचस्प है, क्या मुझे कुछ और भी ध्यान में रखना चाहिए? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ पूछा। ध्यान रखने वाली एकमात्र बात यह है कि आपको जबरदस्ती कोई कौशल नहीं लेना चाहिए। आप कौशल स्थान के अंदर केवल एक ही कौशल का चयन कर सकते हैं, मानू ने उत्तर दिया। ठीक है, यह एक दिलचस्प बात लगती है, मैं इसे आजमा सकता हूँ और जोखिम उठा सकता हूँ। आप वापस जा सकते हैं, इसमें कुछ समय लग सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह कौशल हॉल में दाखिल हुआ, एक 4 सितारा शिष्या कौशल हॉल के अंदर एक कुर्सी पर बैठी थी। वह एक
किताब पढ़ रही थी। लड़की 18-19 साल की लग रही थी। दिलचस्प है, डार्क सोल संप्रदाय काफी अलग है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों को 4 सितारा शिष्यों के लिए छोड़ दिया गया है। वह स्किल हॉल एल्डर की निजी शिष्य होनी चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। लड़की किताब में इतनी तल्लीन थी कि उसने अपने पास खड़े दक्ष को नोटिस ही नहीं किया। आह मिस, क्या आप ही इस जगह को संभाल रही है? दक्ष ने विनम्रता से पूछा। लड़की ने अपनी किताब नीचे कर दी और सिर उठाकर उस व्यक्ति की ओर देखने लगी जिसने बात कही थी। मैं हूँ, क्या आप यहाँ कोई हुनर सीखने आए हैं? उसने स्पष्ट भाव से पूछा। हाँ, वरना कोई यहाँ क्यों आएगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सच है, वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। उसने कहा। हाँ, मैं इस संप्रदाय में नया हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। लड़की ने दक्ष की सीना पर 4 सितारा बैज देखा और पूछा। एक मिनट रुको, तुम एक नई 4 सितारा शिष्या हो? क्या तुम वही हो जिसे दक्ष कहा जाता है? संप्रदाय की निर्दय नवागंतुक, लड़की ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से कहा। निर्दय नवागंतुक? मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा उपनाम सुना है, लेकिन मैं वास्तव में दक्ष हूँ। आप कौन हो सकते हैं? उसने पूछा। मैं चू मियाओ हूँ, लड़की ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उत्तर दिया। ओह, लानक्रिया ने सहजता से उत्तर दिया। अरे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? लड़की ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। माफ करना, मैं संप्रदाय में नया हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं जानता। क्या तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ जवाब दिया। मैं चू मियाओ हूँ, ताकत की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हूँ, आपसे ठीक ऊपर। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, दूसरे स्थान पर आने के लिए बधाई। आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा करें, मैंने शक्ति रैंकिंग की जांच नहीं की थी। दक्ष ने कहा। ओह, दूसरे स्थान पर आने के लिए बधाई। आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा करें, मैंने शक्ति रैंकिंग की जांच नहीं की थी। दक्ष ने कहा। क्या तुमने अपनी रैंक देखने के लिए रैंकिंग की जांच नहीं की? उसने आश्चर्य से पूछा। नहीं, किसी ने मुझे मेरी रैंक बता दी है, उन्होंने जवाब दिया। तुम बहुत अजीब आदमी हो, दूसरे लोग तो अपनी रैंक देखकर बहुत उत्साहित होंगे। वैसे भी तुम्हें किस कौशल की जरूरत है? एलिमेंटल स्किल, मार्शल स्किल या कल्ट स्किल? हमारे पास उन सभी के लिए अलग अलग सेक्शन है। उसने पूछा। मैं इसके बजाय स्किल स्पेस में प्रवेश करना चाहता हूँ, दक्ष ने उसे बताया। तुम स्किल स्पेस में प्रवेश करना चाहती हो क्या? तुम निश्चित हो? हालांकि एक अच्छा कौशल प्राप्त करने की संभावना है, लेकिन एक खराब कौशल प्राप्त करने की संभावना कहीं अधिक है। हो सकता है कि तुम स्किल हॉल में प्रवेश करने के लिए 2000 अंक खर्च करो और 10 अंकों के लायक मोर्टल ग्रेड कौशल के साथ बाहर आओ। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, लड़की ने दक्ष से कहा। कोई बात नहीं, ये केवल 2000 अंक है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि वह कौशल चाहता था, लेकिन एक महान कौशल प्राप्त करने का अवसर अच्छा कौशल प्राप्त करने कहीं बेहतर था। ठीक है, बस जब तुम्हें कोई बेकार हुनर मिल जाए तो रोना मत, मेरे साथ आओ, उसने कहा और सीढ़ियों की ओर चलने लगी। दक्ष उसके पीछे दूसरी मंजिल तक गया। वह एक धातु के दरवाजे वाले कमरे के सामने रोकी। 2000 अंक स्थानांतरित करे, उसने उससे कहा। दक्ष ने उसकी बात सुनी और अपने शेष योगदान अंक स्थानांतरित कर दिए। उसने दरवाजा खोला और दक्ष को अंदर ले गई। कमरा काफी छोटा था, इसका आकार केवल 3 मीटर गुना 5 मीटर था। कमरे के बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज थी, मेज के सामने एक कुर्सी रखी थी। लकड़ी की मेज के ऊपर एक छोटी गोलाकार आकृति बनी हुई थी। उस कुर्सी पर बैठो और अपना हाथ उस संरचना के ऊपर रखो, तुम्हें कौशल स्थान पर ले जाया जाएगा। मैं चली जाऊंगी, क्योंकि यह तभी काम करता है जब एक व्यक्ति अंदर हो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष मेज के पास गया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने सामने बनी संरचना पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ संरचना पर टका, संरचना चमकने लगी। अचानक दक्ष की चेतना एक रहस्यमय जगह में चली गई। उसने खुद को एक खाली जगह में तैरता हुआ पाया। अंतरिक्ष में हजारों रंग बिरंगे गोले तैर रहे थे। यह वो बस कौशल के कारण ही होंगे, तो मुझे किसी के द्वारा मुझे चुने जाने का इंतजार करना होगा, दक्ष ने सोचा। वह एक शक्तिशाली कौशल प्राप्त करने की आशा कर रहा था। वह उस स्थान पर प्रतीक्षा करता रहा, किंतु कोई भी गोला उसके पास नहीं आया। क्या फालतू बात है, कोई ओब मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? तथाकथित कचरा कौशल भी मुझे नहीं चाहते, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी उसके अस्तित्व को अनदेखा कर रहे थे। क्या ये कौशल मुझे अपने योग्य नहीं मानते, या वे खुद को मेरे योग्य नहीं मानते? मैं एक देवता का उत्तराधिकारी हूँ, मैं इस तरह असफल नहीं हो सकता, दक्ष ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वह चारों ओर देखकर कोई अच्छा कौशल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी भी कौशल का मूल्यांकन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनमें से किसी में कोई आभा नहीं थी। वे सभी एक जैसे आकार और आकृति के थे, केवल एक चीज अलग थी, वह था उनका रंग। वही, दक्ष ने लाल रंग के प्रकाश के गोले की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि वह ओप की ओर बढ़ना शुरू कर पाता, जिस ओप की ओर उसने इशारा किया था वह उत्साह से उसकी ओर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश का वह गोला चुने जाने पर खुश था। क्या फालतू बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने अपने चारों ओर प्रकाश का लाल गोला घूमते देखा। यह अच्छा है कि तुमने मुझे अपना पीछा
पीछा करने पर मजबूर नहीं किया, कम से कम, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने गेंद को छुआ। जैसे ही वो को छुआ गया पूरा अंतरिक्ष गायब हो गया। दक्ष ने खुद को छोटे से कमरे में वापस पाया। इसमें कुछ भी भिन्न नहीं था, केवल परिवर्तन ये था कि अब संरचना और उसके हाथ के बीच एक छोटी पुस्तिका थी। उसने किताब उठाई और उसे पलटा, लेकिन किताब पर कोई नाम नहीं था। उन्होंने इसे खोला और एक छोटा सा नाम देखा, लेकिन वह नाम पढ़ नहीं सके क्योंकि यह किसी प्राचीन भाषा में लिखा था। जुन, क्या तुम नाम का अनुवाद कर सकती हो? उसने धीरे से जुन को पुकारा। जब कसन उसके पास आए तो उसने पर नजर डाली और नाम पढ़ा। दिलचस्प है, इसमें कहा गया है कि इस कौशल का नाम जियानबू के 9 चरण है। उसने उसे बताया, जियानब के 9 कदम, यह एक चाल कौशल की तरह लगता है। 1 मिनट रुको जियान, वो क्या ये संत राजा जियान वो हो सकता है? उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरा भाव व्यक्त किया। ऐसा लगता है उसे प्राचीन भाषा का ज्ञान होना चाहिए था, इसलिए यह बहुत संभव है कि उसने ही यह कला लिखी हो। हालांकि मैं 100% निश्चित नहीं हूँ, जुन ने जवाब दिया। लगता है कि मैंने वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाया है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह निकास द्वार की ओर चला गया और चला गया। चुमियाओ अभी भी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आपको कौन सा कौशल प्राप्त हुआ? उसने पूछा। यही, दक्ष ने उसे दिखाया, लेकिन उसने किताब अपने हाथ में रखी। यह बेकार किताब, तुमने वाकई अवसर बर्बाद कर दिया। ये हुनर 5 योगदान अंकों के लायक भी नहीं है क्योंकि यह शुद्ध फालतू बात में लिखा गया है, कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता। मुझे तुम पर दया आती है बेटा, उसने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सब ठीक है, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह 5 योगदानों के लिए ये कौशल प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह निश्चित नहीं था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह इसे पालेगा। इसे पाना तो दूर की बात है। उनकी राय में ये सब अच्छा ही था। तुम बस यही कह रहे हो, मैं तुम्हारी निराशा समझ सकती हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें खाने पर ले चलूं? संप्रदाय में एक छोटा सा रेस्तरां द्वारा चलाया जाता है, उसने कहा और दक्ष के कंधों पर हाथ रखकर उसे साथ बना दी। ओम, क्या आप व्यस्त नहीं हैं? आप कौशल हॉल के लिए जिम्मेदार हैं ना? दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। अब और नहीं, मेरे गुरु का दूसरा शिष्य अब कार्यभार संभालेगा। मेरा समय समाप्त हो गया है, मेरे साथ आओ, हम तुम्हें खुश कर देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। दक्ष ने लड़की का पीछा किया क्योंकि यह कुछ जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह उत्तरी चंद्र साम्राज्य से कितनी दूर था। दक्ष जब लड़की के साथ चल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि लड़की बहुत बातूनी थी। वह पूरे रास्ते बिना रुके बोलती रही और जिन विषयों पर वह बात कर रही थी वे भी उतने दिलचस्प नहीं थे। उसने कई तरह के कौशलों के बारे में बात की जो वह उन 2000 अंकों के बदले हासिल कर सकता था। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वह से उसकी सलाह न सुनने के अपने फैसले पर पछतावा कराने की कोशिश कर रही थी। वह चुप रहे और प्रश्न पूछने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वे एक छोटी सी इमारत के सामने रुके। यह अभी भी संप्रदाय के अंदर थी, लेकिन केंद्र से काफी दूर थी। इसे एक खाली जगह पर बनाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि यह इतनी दूर क्यों है? खैर, तर्क सरल है। कुछ बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ऐसा स्थान खुले। उन्हें लगा कि इससे संप्रदाय का माहौल खराब होगा। आपके गुरु भी उन्हीं लोगों में से एक थे। वास्तव में वे इसके लिए अनुमति भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने अपना समर्थन जताया। अंततः उस व्यक्ति को अनुमति मिल गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चुमियाओ ने उसे बताया, ये जगह लकड़ी से बनी थी जिसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी और यह एक अच्छा सा छोटा रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि इसमें अधिकतम 100 लोग ही रह सकते हैं। दक्ष उसके पीछे पीछे उस जगह में दाखिल हुआ और यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। उस जगह के अंदर 50 लकड़ी की गोल मेजें थी। हर मेज के चारों ओर 3 कुर्सियां रखी हुई थी। वहां 2 काउंटर थे, एक पे के लिए था और दूसरा भोजन के लिए। वरिष्ठ बहन मियाओ, आप यहाँ हैं? मैंने आपको इतने लंबे समय से नहीं देखा। ये लड़का कौन है? 4 स्टार बैज वाला एक लड़का उनके पास आया और पूछा। वह हो सकता है कि आपने उसे नहीं देखा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसके बारे में सुना होगा। यह इस समय हमारे संप्रदाय का उभरता सितारा है। चुमियाओ ने हल्का सा संकेत दिया। उभरता सितारा? भाई, क्या आप दक्ष है? ताकत रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, लड़के ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अद्भुत, चूंकि यह तुम्हारा यहाँ पहला दिन है इसलिए तुम कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि दाइहू से उम्मीद थी, तुम जानती हो कि अपना व्यवसाय कैसे चलाना है और रिश्ते कैसे बनाने हैं। चुमियाओ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी मैं उसे कुछ उपहार देने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चूंकि आप इसे हमारे लिए मुफ्त कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। आज उसका दिन बहुत खराब रहा, उसने दक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मैं आप लोगों के लिए कुछ स्फूर्तिदायक पिल ले आता हूँ, आपका मूड तरोताजा हो जाएगा और आपको ऊर्जा मिलेगी। आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाए, दाइहू ने जाने से पहले कहा। चुमियाओ और दक्ष खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे थे। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे, जबकि पारदर्शी खिड़की दाईं ओर थी जिससे वे बाहर का नजारा देख सकते थे। केवल 3 स्टार और 4 स्टार शिष्य ही यहाँ आ सकते हैं। दाइहू इस जगह के मालिक हैं, चुमियाओ ने उन्हें बताया। क्या आप उत्तरी चंद्र साम्राज्य के बारे में जानते
है? दक्ष ने अचानक पूछा क्योंकि वह मुख्य विषय पर पहुंच गया था। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है, वहाँ एक बीस्ट हॉल शाखा है ना? मैंने अपने गुरु को एक अन्य एल्डर से इस बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने इस बारे में तब बात की जब वे बीस्ट हॉल की किस शाखा पर हमला करना है इस पर चर्चा कर रहे थे। उसने जवाब दिया, तुमने ऐसा क्यों पूछा? उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा, मेरा एक दुश्मन है जो उत्तरी चंद्र साम्राज्य में रहता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि साम्राज्य कितनी दूर है। दक्ष ने पूछा, मुझे सटीक दूरी के बारे में पता नहीं है, मैंने तो बस इतना सुना कि उन्हें वहां पहुंचने में दिन लगेंगे। उसने जवाब दिया, 3 दिन। उनके पंख वाले शेरों की शीट पर आधारित होने चाहिए, एक शीर्ष पृथ्वी ग्रेड जानवर जो अपनी ताकत और गति के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि मुझे इस बात का सामान्य अंदाजा है कि यह कितनी दूर है। दक्ष ने खुद से कहा। दाईहो एक ट्रे लेकर वापस आए जिसमें 3 बड़े गिलास भरे हुए थे। उसने ट्रे मेज पर रख दी और स्वयं उनके पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। आप जानते हैं, आपको उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाने की जरूरत नहीं थी, आपने कुछ 3 सितारा शिष्यों को नियुक्त किया है ना? वे ऐसा कर सकते थे। चू मियाओ ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा जब उसने दाईहू की ओर देखा। ये ठीक है, आखिरकार मेरे पास विशेष अतिथि है। रैंक 2 और रैंक 3 एक साथ, केवल एक बचा है, मोह और तिकड़ी पूरी हो जाएगी। दाईहू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वह आदमी यहाँ आने वाला है, वह पार्टी का मजाक उड़ाता है, मुझे नहीं लगता कि वह मजाक का सामना करना भी जानता है। चू मियाओ ने जवाब देते हुए हंसना शुरू कर दिया। मुँह कौन है? दक्ष ने पूछा। प्रश्न सुनकर दाईहू को कुछ आश्चर्य हुआ। भाई, क्या तुम मेरी तान खींच रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं जानते कि म्यू कौन है। उसने चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है, उसने मुझे पहचाना ही नहीं, भले ही मैंने उसे अपना नाम बताया हो। ऐसा लगता है कि इस आदमी को बाहरी दुनिया के बारे में जानने की कोई परवाह नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे भी मैं आपको बता दूं, म्यू संप्रदाय गुरु का निजी शिष्य है। वह 4 सितारा शिष्य है जो शक्ति रैंकिंग में प्रथम है। इतना ही नहीं बल्कि वह आरटी रैंकिंग में भी प्रथम स्थान पर है। उसने समझाया, कोई 2 रैंकिंग में शीर्ष पर है तो क्या वह डायमंड रैंकिंग में शामिल हो गया? दक्ष ने पूछा। ठीक है, सीनियर ने डायमंड रैंकिंग का प्रयास किया था लेकिन मुझे लगता है कि वह असफल हो गया, उसे डायमंड रैंकिंग नहीं मिली। दाईहू ने इस बार समझाया। उसे विश्वास होने लगा था कि दक्ष वास्तव में म्यू को नहीं जानता था, यहाँ तक कि प्रथम रैंक वाला भी दानव रैंकिंग में नहीं आ सका। क्या कोई ऐसा था जो रैंक पाने में कामयाब रहा? दक्ष ने पूछा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी राक्षसी रैंकिंग पाने में कामयाब रहे हैं, वे सभी अब एल्डर्स या ब्लैक रोब बैड एल्डर्स हैं। वास्तव में मैंने सुना है कि आपके गुरु एक समय में राक्षस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थे, उनकी पीढ़ी के बाद कोई भी दानव रैंकिंग में आने में कामयाब नहीं हुआ, एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी नहीं। उसने भारी स्वर में कहा। कौन? दक्ष ने पूछा। वरिष्ठ म्यू चान, उसने जवाब दिया। दक्ष को ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब वह लैंग जिन के साथ चल रहा था तो उसने कुछ लोगों को इस नाम के बारे में बात करते हुए सुना था। मेरे गुरु के पिछले शिष्य, उसने पूछा, चाहे उसे इससे कितनी भी नफरत क्यों न हो, दूसरों के सामने उसे लैंग जिन को अपना गुरु कहना ही पड़ता था। हाँ, सीनियर म्यू चान हमारी पीढ़ी में दानव रैंकिंग में एकमात्र व्यक्ति थे, लेकिन बीस्ट हॉल के उन कमीनों ने उन्हें मार डाला, उसने कहा। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह बीस्ट हॉल से बहुत नफरत करती थी। चलो पुरानी बातें करना बंद करो दोस्तों, मैंने तुम्हारे लिए जो स्पिरिट ड्रिंक तैयार की है उसे पियो, ऊर्जा पाओ। दाईहू ने उदास माहौल को शांत करने के लिए कहा। हाँ, चू मियाओ ने गिलास उठाया और पीना शुरू कर दिया। दक्ष ने भी एक उठाया और पी लिया। वैसे क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ जानवरों की देखभाल की जाती है या जहाँ संप्रदाय उन्हें रखता है? दक्ष ने सहज तरीके से पूछा। वास्तव में ऐसी एक जगह है, हम युवा शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए जंगली जानवरों को वहाँ रखते हैं, वहाँ पृथ्वी लोक के बहुत सारे जानवर भी है। क्या आपको किसी जानवर की जरूरत है? टू मियाओ ने उसे बताया। क्या हमें वहां जाने की अनुमति है? दक्ष ने उससे पूछा। ठीक है, हमें प्रवेश मिल जाना चाहिए, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे संप्रदाय के जानवरों में काफी दिलचस्पी है, मैं इसे एक बार देखना पसंद करूंगा। दक्ष ने उससे कहा, जरूर, मेरे साथ आओ। उसने खड़े होते हुए कहा। अब तक वे दोनों अपना ड्रिंक खत्म कर चुके थे, अपनी डेट का भरपूर आनंद लो दोस्तों। दाईहू ने भी खड़े होकर मजाक किया। हाँ, यह एक बुरा मजाक था, तुम्हें पता है। चू मियाओ ने मुस्कुराते हुए दाईहू को जवाब दिया। खैर, ड्रिंक के लिए धन्यवाद, उसने कहा और दक्ष का हाथ पकड़कर चली गई। इस समय दक्ष भी हैरान था, क्या ये लड़की उसे बचपन में याद कर रही थी? हर बार उसका हाथ पकड़कर ऐसे पकड़ रही थी जैसे वह खो जाएगा। क्या तुम मेरा हाथ छुड़ा सकती हो? दक्ष ने उससे कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम शर्मीली हो रही हो? दक्ष की बात सुनकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। दक्ष उसकी चिढ़ाने से काफी परेशान हो रहा था। हे भगवान, तुम तो बहुत बच्चे हो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, उसने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। चलो देखते हैं तुम्हें छेड़ा जाना कैसा लगता है, उसने सोचा और वह उसके करीब गया और अपनी उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली जैसे कि वे एक जोड़े हो। चू मियाओ दंग रह गई जब उसने अपनी पतली कमर पर एक हाथ महसूस किया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा और वह उसे घूरने लगा। क्यों, क्या तुम शर्मीली हो रही हो? तुम बहुत बच्ची हो। दक्ष ने उसके शब्दों को दोहराया लेकिन उसे मुक्त नहीं किया। दिलचस्प, तुम बहुत साहसी हो। दक्ष की बातें सुनकर वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जरूर, अगर तुम ऐसे ही चलना चाहती हो तो देखते हैं तुम कितने समय तक अपना ये साहस बनाए रख सकती हो, उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। इस प्रकार स्थिति कुछ इस प्रकार बदल गई। सभी शिष्य दंग रह गए जब
जब उन्होंने दूसरे दर्जे के चुमियाओ और तीसरे दर्जे के लन चेन को एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखे जोड़े की तरह चलते देखा। क्या फालतू बात है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यकीमिया हॉल से बाहर आ रहा था और उसने दक्ष और चुमियाओ को देखा। जब उसने उन्हें एक दूसरे के करीब चिपके हुए देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वरिष्ठ भाई, क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? तिये ने अपनी दाएं ओर देखा और पूछा। उसके पास एक और आदमी खड़ा था जो दक्ष को देख रहा था। मैं भी यही सोचता हूँ, मुझे कहना होगा कि यह काफी दिलचस्प है, आदमी ने जवाब दिया। उस दिन से संप्रदाय के दानव के बारे में अफवाहों की सूची में एक और अफवाह जुड़ गई। ऐसा कहा जाता था कि वह एक ऐसा जादूगर था जो लड़कियों को सिर्फ एक स्पर्श से ही मोहित कर सकता था। वह संप्रदाय की सबसे सुंदरी चुमियाओं को अपने वश में करने में कामयाब हो गया था और अब वे फीनिक्स और ड्रैगन की तरह हो गए थे। दक्ष को इन अफवाहों के बारे में पता नहीं था और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। वह अब डार्क सेक्ट में था, एक ऐसी जगह जहां वह बना सजा के कुछ भी कर सकता था। वह अपनी सारी इच्छाएं बाहर निकाल सकता था ताकि उसका हॉट डेमन उसके मामलों में शामिल न हो। लगभग 15 मिनट चलने के बाद वे एक विशाल इमारत तक पहुंचने में सफल रहे। अगर कोई अंदाजा लगाए तो ये डार्क सोल सेट के स्किल हॉल से 20 गुना बड़ा होगा। इमारत के बाहर कुछ 3 सितारा शिष्य खड़े थे, वे इस जगह की रखवाली कर रहे थे। दक्ष और चुमियाओ टकियो और बड़ेओ सीनियर मियाओ गार्डो ने उसका अभिवादन किया। उसने केवल सिर हिलाकर उत्तर दिया। हानहू कहाँ है? उसने पूछा। वरिष्ठ खान अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं दक्ष के साथ अंदर जा रही हूँ, जब हानहू वापस आएगा तो आप उसे सूचित कर सकते हैं, उसने कहा। वह सीनियर मियाओ, क्या आप कम से कम सीनियर हान के वापस आने तक इंतजार कर सकते हैं? उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर ना आने देगा, ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। हाँ, क्या आपको लगता है कि आपके वरिष्ठ हान में मेरी अवहेलना करने का साहस होगा? मुझे तो छोड़िए, क्या आपको लगता है कि वह संप्रदाय के दानव दक्ष का भी विरोध कर सकता है? चलो हम अंदर जाते हैं, इससे पहले कि वह आपके पैर भी काट दे, चुमियाओ ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्सा होने वाला थी, लेकिन पहरेदार को सबसे ज्यादा डर संप्रदाय के दानव से था। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। चुमियाओ से उसके बारे में सुनते ही वे डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। हम केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अंदर जा रहे है, हम कुछ भी चुरा नहीं सकते। जब हानहू यहाँ आए तो उसे सूचित कर देना, उसने कहा। उसने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आगे आगे चला और हॉल में दाखिल हुआ। जब दक्ष उस जगह में दाखिल हुआ तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। ये जगह इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई बड़ा चिड़ियाघर हो। इस जगह के अंदर सैकड़ों जानवर थे, लेकिन वे सभी एक अर्ध पारदर्शी बॉक्स नुमा अवरोध के अंदर थे। वहां सैकड़ों ऐसे अवरोधक बक्से थे जिनमें जानवर रखे हुए थे। उस जगह पर कोई दीवार नहीं थी, यह सिर्फ एक बड़ा हॉल था जिसमें जानवर अलग अलग अवरोधकों के अंदर थे। उसने जानवरों के बीच कुछ पंख वाले शेर भी देखे। अद्भुत है ना? वहाँ कुछ शक्तिशाली जानवर भी है। दुर्भाग्य से मैं किसी जानवर को वश में नहीं कर सकती, अन्यथा मैं उसे अपने साथ ले जाती। उसने निराशा से नीचे देखते हुए आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। उसने हॉल में इधर उधर देखा जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। जब उसे वहाँ कोई नहीं मिला तो वह बाधाओं के बीच से हॉल में अंदर की ओर चलने लगा और उसकी नजर जानवरों पर बनी रही। उस जगह पर जानवरों की इतनी विविधता थी, वहां पंखों वाला शेर, डार्क स्पिरिट कोवा, शक्तिशाली सींग वाला घोड़ा, आर्बोटम मधुमक्खी, स्वर्गीय मौत, बिच्छू, गहरा सांसारिक शेर, बख्तरबंद क्रिस्टल थे, हाथी और भी बहुत कुछ। हालांकि उसे किसी और की परवाह थी, वह रान की तलाश में था। उन्होंने 1 घंटे से अधिक समय तक हॉल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें रान का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद उसे यकीन हो गया कि ओरान यहाँ नहीं है। चुमियाओ अभी भी प्रवेश द्वार पर दक्ष का इंतजार कर रहा था। दक्षरा की तलाश में हॉल के दूसरी ओर चला गया था, लेकिन उसे निराशा ही मिली। वह पीछे मुड़ा और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। तभी उसे कुछ नजर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पास में कुछ हिलता हुआ देखा हो। दक्ष एक अर्ध पारदर्शी बॉक्स के कोने की ओर गया और उसने देखा कि उसके पीछे एक छोटा कमजोर सा सांप छिपा हुआ था। लिटिल गाय, क्या तुम बाधा से बच निकले? दक्ष ने सहज से पूछा। हालांकि वह जानता था कि उसे जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी उसे छोटे जानवरों से बात करना पसंद था। छोटे सांप की चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर थी। तुम्हारे पिता को, यानी मुझे, किसी अवरोध से भागने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि वह कचरा तुम्हारे पिता को पकड़ सकता है? अप्रत्याशित रूप से उन्हें उत्तर मिला। क्या फालतू बात है? यही एक बात थी जिसने दक्ष के मुंह से आश्चर्य में छोड़ा। तुम किसे फालतू बात कह रहे हो? तुम फालतू बात हो, तुम्हारा पूरा परिवार फालतू बात है। तुम्हारा पिता, मैं आध्यात्मिक सांप सम्राट हूँ, सांप ने उत्तर दिया। दिलचस्प है, कोई सांप सम्राट प्रजाति से है। दक्ष, तुम्हें उस जानवर को वश में करना होगा। दक्ष के सिर में झुनकी आवाज उभरी। क्या यह आदमी सचमुच इतना खास है? दक्ष ने मन ही मन पूछा। मैं इसे बाद में समझाओ, अभी तो इसे बस वश में
करो, जरूरत पड़ने पर तुम बल का प्रयोग कर सकते हो। उसने उसे उत्तर दिया, हाँ हाँ हाँ, तुम चुप हो गए हो। खैर यह सामान्य प्रतिक्रिया है, इस सम्राट का आकर्षण इतना घातक है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये सब भगवान का दिया हुआ उपहार है। सांप ने फिर से दक्ष से कहा, क्योंकि उसने उसे चुपचाप बैठे देखा था। अब यहाँ से चले जाओ, अपने पिता को आराम करने दो। सांप ने फिर कहा, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है ना? वैसे तुम मेरे पालतू जानवर बन जाओ तो कैसा रहेगा? दक्ष ने बिना लड़े उसे सहमत कराने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगा कि तुम्हें कॉमेडियन होना चाहिए, जैसी की उम्मीद थी तुम्हारे पिता में कभी गलत नहीं होते। सांप ने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, ये बहुत कठिन रास्ता है, दक्ष ने कहा, और उसने सांप को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण सांप की आंखें चमकने लगी। दक्ष समय रहते रुक गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे लकवा मार गया हो और वह हिल भी नहीं पा रहा हो। तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए थी, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे सामने अपना बदसूरत चेहरा फिर कभी मत दिखाना। सांप कोने से बाहर आया और दक्ष के पास से फिसल गया। दक्ष ने मन ही मन को, जैसे ही उसने अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग करना शुरू किया, उसकी आंखों का रंग बदलकर तारों जैसा काला हो गया। उन्होंने टेलीपेशन का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध की सीमा को तोड़ दिया और एक अलग स्थान पर प्रकट हुए। सौभाग्यवश वह स्थान जहां वह दिखाई दिया वह भाग रहे सांप के ठीक बगल में था। उसने जल्दी से सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। अरे, मैंने तुम्हें इसलिए जन्म दिया कि तुम मुझे अपने पिता को चोट पहुंचा सको, मुझे छोड़ दो। सांप ने शाप दिया, चलो देखते हैं कि तुम अब कैसे बचकर निकलोगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हल्के से काट लिया, इससे रक्त बहने लगा। क्या फालतू बात है, उसने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने देखा कि सांप का आकार बढ़ता जा रहा था। उसका आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे पकड़ने में पहले से ही कठिनाई हो रही थी। वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपना रक्त सांप के माथे पर लगा दिया। उस सांप को अपने शरीर में कट का एहसास हुआ और वह छोटा होने लगा तथा अपने मूल आकार में वापस आ गया। लिंग स्थापित होने से पहले यह 1 मिनट तक चमकता रहा। अजीब बात है, ये बहुत तेज था, तुमने जरा भी विरोध नहीं किया है ना? दक्ष ने सांप को देखते हुए हंसते हुए कहा, विरोध करने से क्या लाभ? मुझे लगा कि अगर मैंने विरोध किया तो मैं मर जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाहता। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, अगर मैं मर गया तो मेरे हरम के सपने का क्या होगा? सांप ने गर्व भरी आवाज में कहा, जो भी हो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल तुम जानवर क्षेत्र में जाओ। दक्ष ने सांप को अपनी अंगूठी के जानवर क्षेत्र के अंदर भेज दिया। दक्ष वापस चला गया और चू से मिला, मुझे घुमाने के लिए धन्यवाद, मैं घूमकर थक गया हूँ, चलो वापस चलते हैं, उसने चू मियाओ के साथ जाते हुए कहा। वह अपने आंगन के पास पहुंचते ही उससे अलग हो गया। जब दक्ष अपने आंगन में प्रवेश कर रहा था तो सर्प सम्राट पशु क्षेत्र में घूम रहा था। हर जगह हरियाली थी, हर जगह खूबसूरत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और प्राचीन पौधे दिखाई दे रहे थे। दरअसल यह एक अलग ही दुनिया लग रही थी, एक ऊंची दुनिया जो जानवरों के लिए स्वर्ग जैसी थी। उस इंसान ने मुझे कहाँ भेजा है? क्या वह कोई जादूगर है? सांप सम्राट ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या यह आध्यात्मिक ड्रैगन फल है? अद्भुत। उसने एक अजीब आकार के पेड़ को देखा और जल्दी से पेड़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही सांप पेड़ के पास पहुंचा उसने पास में एक और जानवर देखा। यह एक बड़ा जानवर था जो गेंडे जैसा दिखता था। यह दक्ष का डाकन आर्मर्ड गेंडा था, उसका तीसरा पालतू जानवर। इससे पहले कि सांप पेड़ तक पहुंच पाता, काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे ने ड्रैगन फल खा लिया। अरे कमजोर, तुमने इस राजा की चीज लेने की हिम्मत कैसे की? सांप गुस्से में अड़ने लगा और उसका आकार बढ़ने लगा। अब इसकी मोटाई 1 मीटर और लंबाई 90 मीटर हो गई थी। काले सींग वाले बख्तरबंद ने चेहरे पर जिज्ञासा के भाव के साथ विशालकाय सांप को देखा रहा। सांप को देखते हुए उसने अजीब सी आवाज निकाली, क्या मतलब है? अगर मैं भी तुम्हारे मालिक का पालतू जानवर हूँ, क्या वह इंसान भी तुम्हारा मालिक है? सांप ने आश्चर्य से कहा। काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं उस आदमी को कुछ सम्मान दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब से मैं बॉस हूँ। सांप सम्राट ने कहा और उसका आकार कम हो गया और वह अपने मूल आकार में वापस आ गया। काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे ने एक और अजीब सी आवाज निकाली, मानो वह उससे कुछ कह रहा हो। तुम्हारी बड़ी बहन बॉस है? कौन है जो इस भगवान से यह पद छीनने की हिम्मत करता है? मुझे उसके पास ले चलो। सांप सम्राट ने अपने चेहरे पर गर्व भरी नजर डालते हुए कहा। काले सींग वाला बख्तबंद गंडा एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने लगा और छोटा सांप उसके पीछे चलने लगा। लगभग 50 मिनट चलने के बाद वे एक पेड़ के सामने रुक गए। एक छोटी सी अलौकिक चंद्र बिल्ली पेड़ की छाया में सो रही थी। पेड़ के ऊपर एक रक्त लाल कैटरपिलर जैसा जानवर था और एक सुंदर कंडोर आकाश में हवा की तरह उड़ रहा था। क्या वह छोटी सी चीज बॉस है? सांप सम्राट ने कैटी की ओर देखते हुए पूछा। काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे ने अपना सिर हिलाया। क्या मुझे मत बताओ कि वह प्यारी बिल्ली तुम्हारी बॉस है? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? इस भगवान को उसे यह स्पष्ट करने दो, अब से तुम मेरे अधीनस्थ रहोगे, सांप सम्राट ने गर्व भरे स्वर में कहा और वह लिटिल स्नो की ओर सरकने लगा। यो लिटिल फ्लफ, उठो, ये भगवान तुमसे बात करना चाहता है, सांप सम्राट ने कहा और वह छोटी बर्फ से कुछ इंच दूर रुक गया हो।
लिटिल स्नो ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जिज्ञासा से छोटे सांप की ओर देखा। जैसे ही लिटिल स्नो की नजर उस पर पड़ी, सांप सम्राट को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। सांप सम्राट के पास प्राचीन जानवर का रक्त था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उस प्राचीन रक्त से कोई प्रतिक्रिया महसूस की। यह उसे डरने के लिए कह रहा था। तुम क्या हो? सांप सम्राट ने पूछा। ओह, लिटिल स्नो ने जिज्ञासा में अपना दिल बगल की ओर झुका लिया। तुम जवाब नहीं देना चाहते हैं ना? खैर, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा और सिंहासन के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। इस भगवान की महानता के लिए आभारी रहो तुम प्यारे जानवर। सांप सम्राट ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन वह अपने बारे में शेखी बारना नहीं भूला। वास्तविक दुनिया में वापस आकर दक्ष अपने बेडरूम में प्रवेश कर चुका था और दरवाजा बंद कर चुका था। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सांप सम्राट को पुकारने लगा। एक छोटा सा सांप उसकी प्राचीन अनुभूति से निकलकर उसके सामने आ गया। हो, तुमने इस महान भगवान को बुलाया है। इस भगवान को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे अनुरोध पर विचार कर सकता हूँ। सांप सम्राट ने गर्व के साथ कहा, इतना घमंड मत करो, मैंने तुम्हें नाम देने के लिए बुलाया था। तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना? दक्ष ने पूछा। इस भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग मुझे आदर पूर्वक महाराज कहते हैं। आप चाहे तो मुझे इस नाम से भी पुकार सकते हैं, हालांकि ऐसा करने से आप इस भगवान की कृपा में नहीं आएंगे, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। सांप सम्राट ने उत्तर दिया, तुम्हें पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हारी हरकतों पर हंसना चाहिए या नाराज होना चाहिए। दक्ष ने हंसते हुए कहा, खैर, मैंने तुम्हारे लिए एक नाम तय कर लिया है। चूंकि तुम होशियार हो और बात कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा नाम डेमियन होगा। दक्ष ने कहा, डेमियन, क्या तुम गंभीर हो? इतना साधारण नाम? ये भगवान, ड्रैगन राजा या देव सम्राट जैसे नाम के हकदार हैं और तुमने मुझे इतना सामान्य नाम दिया। सांप सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें संक्षेप में दामी कहूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे यह छोटा सा लड़का बहुत पसंद आ रहा था। हालांकि वह थोड़ा दिखावा करने वाला था, लेकिन उससे बात करना कभी उबाऊ नहीं लगता था। खैर, अब जब हमारी बात पूरी हो गई है तो वापस मुद्दे पर आते हैं। तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे? दक्ष ने पूछा। मैं एक पत्नी की तलाश में था, डमी ने कहा। गंभीरता से बोलो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा नाम बदलकर क्यूटी पाई रख दूं? है ना? कल्पना करो कि तुम एक भयंकर युद्ध में हो और मैं तुम्हें क्यूटी पाई कहूं। जरा सोचो कि दुश्मन भगवान पर कितना हंसेगा। क्या तुम सच में जवाब नहीं देना चाहते? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत है इस राजा को धमकी देने की। अगर तुम्हें लगता है कि धमकी काम करेगी तो तुम सही हो। इस राजा को दुश्मन के सामने शर्मिंदा मत करो। सांप सम्राट ने पूरी गंभीरता से कहा, हाँ, मैं नहीं बता सकता कि तुम गंभीर हो या नहीं। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? दक्ष ने पूछा। ये भगवान किसी चीज की तलाश में था, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मेरा रक्त मुझे बता रहा है कि इस जगह पर कुछ महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, मैं बस बेतरतीब ढंग से उसे ढूंढ रहा था। उम्मीद है कि वह जो भी हो उसे पालूंगा। सांप सम्राट ने कहा। दक्ष को महसूस हो गया कि डेमियन गंभीर था। ये भगवान किसी चीज की तलाश में था, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मेरा रक्त मुझे बता रहा है कि इस जगह पर कुछ महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, मैं बस बेतरतीब ढंग से उसे ढूंढ रहा था। उम्मीद है कि वह जो भी हो उसे पालूंगा। सांप सम्राट ने कहा। दक्ष को महसूस हो रहा था कि इस बार डेमियन झूठ नहीं बोल रहा था। क्या तुम्हें पता है कि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वह कहाँ है? दक्ष ने पूछा। ये भगवान केवल इतना ही जानता है कि यह इस घाटी में कहीं है। सर्वशक्तिमान देवराजा होने के बावजूद ये भगवान सटीक स्थान नहीं बता सकता। हो सकता है कि स्वर्ग मेरा विरोध करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वे इस भगवान की सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं। सांप सम्राट ने कहा, ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं। ओह ठीक है, क्या आप जानवरों के क्षेत्र में दूसरों से मिले? वे हाँ, मैं उनसे मिला। जिस क्षण उन्होंने इस भगवान के आकर्षण को देखा वे मुझे अपना बॉस बनाने के लिए दौड़े चले आए। चूंकि मैं मूड में नहीं था, इसलिए मैंने छोटे से प्यारे को बॉस बना दिया। मैं छाया में अंधेरे हाथ बनकर खुश हूं जो पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है। उसने जवाब दिया, छोटी सी प्यारी, क्या तुम लिटिल स्नो की बात कर रही हो? यही बात होगी, वह परिवार में सबसे बड़ी है। ठीक है, ठीक से व्यवहार करो, दक्ष ने कहा और उसने सांप सम्राट को वापस भेज दिया। दक्ष खड़ा हुआ और बिस्तर को अपने भंडारण रिंग के अंदर रख दिया, क्योंकि उसने कमरे में अपने कढ़ाई के लिए जगह बनाई थी। उसने वह कढ़ाई निकाली जिसके एक ओर सूर्य का तथा दूसरी ओर चंद्रमा का निशान था। मेरे पास सिर्फ 100 जहर की दवाई का नुस्खा है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस कड़ाही में कुछ जादुई प्रभाव है जो इसे 1000 जहर की दवाई बना सकते हैं। उम्मीद है यह आज भी काम करेगा। दक्ष ने आग जलाते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने गोली बनाने की प्रक्रिया शुरू की, साथ ही उन्होंने सही तरीके से एकत्रित जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों को कड़ाई के अंदर रखना शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान कड़ाई और लो के तापमान पर रखा तथा आवश्यकतानुसार तापमान को समायोजित करते रहे। काफी प्रयास के बाद आखिरकार उसने दवा खत्म कर दी। उसे गोली की ताजा खुशबू आ रही थी। उसने कड़ाई का ढक्कन खोला और अंदर 5
काली गोलियां देखी। उसने एक गोली उठा ली और उसे ध्यान से देखने लगा। ये वास्तव में 1000 जहर की दवा है। दक्ष ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ कहा। उसने गोली तुरंत निगल ली, जबकि अन्य 4 गोलियों और कड़ाई को बाद में उपयोग के लिए अपने भंडारण रिंग में रख लिया। उसने बिस्तर को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला और उसे उसके मूल स्थान पर रख दिया। उसे अपने शरीर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि गोली काम कर रही होगी। उन्होंने 15 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि जहर और भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो हजारों तलवारें उसके शरीर के हर इंच पर वार कर रही हो। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसे महसूस हुआ कि उसका सिर घूम रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। 1000 जहर की दवाई भी इस खास जहर को ठीक नहीं कर सकती। कोई और विकल्प ना देखकर उसने लैंग जिन का विशेष ट्रांसमिशन तावीज निकाला और जमीन पर गिरने से पहले उसे एक संदेश भेजा। वह बेहोश हो गया। लैंग जिन को दक्ष के सामने आने में 5 मिनट भी नहीं लगे। उसने दक्ष के कमरे का दरवाजा तोड़ा और जल्दी से अंदर घुस गया। उसने देखा कि दक्ष जमीन पर पड़ा हुआ है। दक्ष को बुखार था और उसे पसीना आ रहा था। ये बेवकूफ, क्या इसने जहर की दवाई इस्तेमाल करने की कोशिश की है? इससे तो जहर और भी असर करेगा, उसने खुद से कहा। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे दक्ष के मुंह में डाल दिया। अब वह बस इंतजार कर सकता था। उसने दक्ष को वापस बिस्तर पर लिटा दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। वह हॉल में सोफे पर बैठ गया और अपनी अलमारी से एक किताब निकाली। ये लड़का मुझे कभी चैन से नहीं सोने देगा। उसने बुदबुदाते हुए किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। 5 घंटे बीत चुके थे और जब दक्ष ने अपनी आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। उसने खुद को बिस्तर पर लेटा पाया और उसका सारा दर्द गायब हो गया था। क्या उसे मेरा संदेश मिल गया और वह मुझे बचाने आया? दक्ष ने बड़बड़ा हुए बिस्तर से उतर कमरे से बाहर जाने लगा। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने लैंग जिन को सोफे पर बैठकर किताब पढ़ते हुए पाया। तुम बेहतर दिख रहे हो, लैंग जिन ने बिना उसकी ओर देखे कहा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, दक्ष ने कहा। तुम्हें यह उपचार की गोली कहाँ से मिली? लैंग जिन ने सीधे पूछा। कौन सी उपचार गोली? दक्ष ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। मासूम बनने की कोशिश मत करो। मेरे जहर में एक तत्व डार्क मिस्ट फ्लोरा है। उस तत्व की वजह से जहर को ठीक करने वाली गोलियां जहर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। केवल विशिष्ट माँ ही जहर को ठीक कर सकता है, लैंग जिन ने कहा। अब मैं सवाल दोहराता हूँ, तुम्हें जहर की गोली कहाँ से मिली? उसने फिर पूछा। चूंकि जहर ठीक करने वाली गोली काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, मुझे गोली मिल गई है, दक्ष ने कहा। हालांकि वह लैंग जिन को ये बताने से नहीं डर रहा था कि वह एक कीमिया अगर है और उसने स्वयं ही गोली बनाई है, लेकिन वह उसके बाद आने वाले सवाल को लेकर चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लैंग जिन अपनी भंडारण अनुभूति नहीं देख सकता था और जब दक्ष को यहाँ लाया गया था तो उसके पास कोई कड़ाही नहीं थी। जब लैंग जिन कड़ाई के बारे में पूछेगा तो वह जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने कीमिया के बारे में बात ना करने का फैसला किया। तुमने इसे पा लिया है ना, तुम बहुत भाग्यशाली हो, है ना? लैंग जिन ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। अगली बार जब तुम्हें गोली मिले तो उसे मत खा लेना, अगली बार मैं तुम्हें मरने दूंगा। लैंग जिन ने दक्ष को चेतावनी दी। इसके अलावा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मानबुयू को एक काम से भेजा था, इसलिए उसने हमारी छोटी सी बातचीत नहीं सुनी, लैंग जिन ने जाने से पहले कहा। वैसे भी तुम्हें मजबूत बनने पर काम करना चाहिए, जल्द ही तुम्हारे लिए काम पर लगने का समय आ जाएगा, लैंग जिन ने कहा। रुको, वह जाने ही वाला था कि दक्ष ने आवाज लगाई। मुझे अपना शैतान शिकारी जानवर और अपनी तलवार वापस चाहिए। तुम्हारे पास पहले से ही मेरे अंदर एक असाध्य जहर है, तुम्हें किसी बंधक की जरूरत नहीं है। उसने कहा। यह सच है कि मुझे किसी बंधक को रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसे अभी भी कुछ समय तक अपने पास रखूंगा। जब भविष्य में तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तो तुम्हें वह वापस मिल जाएगा, लैंग जिन ने कहा। जहां तक तुम्हारी तलवार की बात है, तुम उसे वापस ले सकते हो, यह अच्छी है, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। उसने की तलवार निकाली और उसे दक्ष की ओर फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि जब भी दक्ष तलवार का इस्तेमाल करता था तो तलवार के साथ हमेशा एक तलवार की आभा होती थी, लेकिन जब लैंग जिन ने इसे बाहर निकाला तो कोई आभा नहीं थी। क्या तलवार अपनी आभा छिपा रही है? ऐसा तभी संभव है जब उसमें कोई आत्मा विकसित हो गई हो। दक्ष ने तलवार पकड़ते हुए सोचा। लैंग जिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। स्वागत है मेरे दोस्त, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसकी नजर तलवार की तीखी धार से गुजरी, अपने कमरे में वापस जाते समय उसने तलवार को अपनी प्राचीन अनुभूति के अंदर रख दिया। उसने कमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि आधा दरवाजा गायब था। वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसे अजीब लग रहा था। सौभाग्य से उस जगह पर और भी कमरे थे। वह दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसने जुन को आवाज लगाई। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों चाहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर सांप सम्राट को पकड़ूं? उसने कसू से पूछा जो उसके पास बैठा था। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहले स्नेक मोना का रक्तवंश बहुत पुराना है, इसमें
अंधेरे के एक देव जानवर प्राचीन सांप का रक्त वंश है। अगर यह अपने प्राचीन रक्त वंश के 1% को भी जगाने में सफल हो जाता है तो ये भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जब इसकी ताकत अभी भी कमजोर थी तब इसे पकड़ने का ये सबसे अच्छा अवसर था, जन ने समझाया। दूसरा कारण भी आपके अपने भले के लिए है। दानव सम्राट एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यह एक ज्ञात तथ्य कि यदि कोई दानव सम्राट को खोजने और उसे वश में करने में सफल हो जाता है तो उसे कई और भाग्यशाली मुठभेड़ मिलेंगी। इसलिए दानव सम्राट को महान भाग्य का जानवर भी कहा जाता है। उसने आगे कहा, काफी दिलचस्प है, मुझे कभी नहीं पता था कि एक जानवर इतना उपयोगी हो सकता है। दक्ष ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा। उन्होंने पूछा, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये तो बस मनोरंजन के लिए है, मुझे आपकी उत्साही चर्चाएं देखना अच्छा लगता है, जुन ने कहा और वह हंसने लगी। उसकी हंसी के मोती उसके कानों में गूंज रहे थे और एक सुंदर धुन की तरह लग रहे थे। तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। दक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तुम फिर फालतू बात कर रहे हो। उसने हंसना बंद कर दिया और चिढ़कर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमेशा से यह पता, लेकिन मुझे अभी यह कहने का मन हुआ, शायद इसलिए क्योंकि मैं कोई भावना छिपाना नहीं चाहता। अब से मैं हर किसी के साथ ईमानदार रहूंगा। मैं अपने कार्यों को सीमित करके अपने दिल के दानव को और ताकत नहीं दूंगा। दक्ष ने कहा, दिलचस्प है, तो तुमने दुनिया के सामने खुद के प्रति सच्चे होने का फैसला किया है। खैर, मैं तारीफ स्वीकार करूंगा, ये रानी आखिरकार सुंदर पैदा हुई है। जुन ने गर्व भरी मुस्का के साथ कहा, हा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। दक्ष अपनी हंसी रोक नहीं सका। वैसे क्या तुम्हें नए गोले के बारे में कोई सुराग मिला? उसने पूछा। थोड़ा सा, ये हमारी सीमा से 1000 मीटर के भीतर होना चाहिए, मैं इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। उसने कहा, 1000 मीटर की रेंज? जहां तक मुझे पता है इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ शिष्यों के आंगन, रैंकिंग हॉल और स्किल हॉल है, इसलिए ओग उन जगहों में से एक में होगा जब तक कि यह भूमिगत ना हो। खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो? उन्होंने कहा, इसे भूमिगत नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? उन्होंने पूछा। खैर, बात यह है कि यह गोले खोजे जाने के लिए बने हैं। जब तक वे कब्रों या कालकोरियों में ना हो वे हमेशा खुले में ही रहेंगे। उसने कहा, आशा करता है कि ऐसा ही हो। उन्होंने चेहरे पर विचार मग्न भाव के साथ कहा, वैसे भी सभी 3 संभावित स्थान समस्याग्रस्त है। मैं खोज करने के लिए किसी के आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता। जहां तक रैंकिंग हॉल और स्किल हॉल की बात है तो वह और भी कठिन है। दक्ष ने कहा, आप हार नहीं मान सकते। एक नया कानून ढूंढना आपके और आपके मिशन के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। जुन ने दक्ष को प्रेरित किया, सच है, भले ही यह कठिन हो, मुझे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। मैं इसे रात में करूंगा। दक्ष ने कहा, अच्छा। जुन ने गायब होने से पहले कहा। रात का इंतजार करते हुए लंगचेन ने भी अपनी साधना शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए और अंततः बाहर अंधेरा हो गया। दक्ष ने अपने आसपास की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया और ये देखने के बाद कि सब कुछ सामान्य है वह अपने आंगन से बाहर चला गया। वह पास के आंगन में चला गया। उसने खिड़की से झांका क्योंकि उसे वह जगह देखनी थी जहां वह टेलीप होना चाहता था। दक्ष कमरे के अंदर टेलीप हो गया और चुपचाप जगह की तलाशी लेने लगा। उसने पूरी जगह खोजी लेकिन उसे कोई गोला नहीं मिला। हालांकि वह एक लड़की के कपड़ों के कुछ सामान खोजने में कामयाब रहा। वह बाहर टेलीप होकर दूसरे आंगन में चला गया। वह अंदर टेलीएट हो गया, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब उसने बेडरूम से आती हुई तेज कराने की आवाजें सुनी। हे भगवान, तुम लोग आनंद के बारे में तो जानते ही हो, उसने सोचा और पूरे स्थान पर खोजबीन शुरू कर दी। 20 मिनट से भी कम समय में वह आंगन में हर जगह की जांच करने में कामयाब हो गया। एकमात्र जगह जो बची थी वह था बेडरूम। चाहे उसे यह कितना भी नापसंद क्यों ना हो, उसे फिर भी उस जगह की जांच करनी थी। दक्ष किसी और को ये काम करते देखने की अनिच्छा के बावजूद बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें पहले से ही धुंधली सफेद रोशनी में चमक रही थी क्योंकि वह उस जोड़े पर अपने भ्रम कानून का उपयोग करने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वह कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और उस जोड़े को देखा, उसने अपने भ्रम के नियम का प्रयोग करके स्वयं को उनकी आंखों में अदृश्य बना लिया। वह जोड़े के करीब गया। लड़का बिस्तर पर राजा की तरह लेटा हुआ था जबकि लड़की सारा काम कर रही थी। वह उनके करीब गया। बस बेबी और तेज, लड़के ने कहा और खुशी में अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष ने लड़की की गर्दन के पीछे अपने हाथ से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। लड़की स्वस्थ लड़के के ऊपर गिर पड़ी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई बेटा? चुनकी उसने लड़की को हिलते हुए नहीं देखा था, इसलिए लड़के ने अपनी आंखें खोली और पूछा, तुम सो गए थे सचमुच? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने झुंझलाहट में कहा। उसने खड़े होते ही लड़की को एक तरफ कर दिया। दक्ष ने उस आदमी पर भी हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। तुम्हारे प्रेम जीवन में खलल डालने के लिए मुझे माफ करे। दक्ष ने बेहोश लड़की और लड़के को देखते हुए सोचा। जैसे ही उसने अपना भ्रम दूर किया उसकी आंखें अपने मूल रंग में लौट आई। वह पीछे मुड़ा और कमरे में चारों ओर देखने लगा। दुर्भाग्यवश वह वहां भी गोला नहीं ढूंढ सका। वह आंगन छोड़कर दूसरे आंगन में चला गया। इसी तरह उसने 1000 मीटर की रेंज में सभी आंगन की तलाशी ली। उसे कई अजीबोगरीब चीजें मिली लेकिन
लेकिन दुर्भाग्य से वह ओग उनमें से एक नहीं था जिसे वह चाहता था। सुबह के 4 बजे बज रहे थे और आसमान साफ होने लगा था। वह अपने शयन कक्ष में प्रवेश करते ही वापस अपने आंगन में चला गया और सो गया। जब दक्ष गहरी नींद में सो रहा था तब संप्रदाय कल रात हुई अजीब चीजों के बारे में बात कर रहा था। जो लोग सो रहे थे उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जाग रहे थे उन सभी ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि जब उनमें से ज्यादातर पर हमला हुआ तो कमरे में कोई नहीं था, साथ ही उनके आंगन से कुछ भी गायब नहीं हुआ। उनमें से ज्यादातर लोग कह रहे थे कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। उन सभी को लगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का भूत है जिसे राक्षस दक्ष ने मार दिया था, क्योंकि अजीबोगरीब चीजें सिर्फ उन्हीं आंगन में होती थी जो उसके नजदीक थे। दक्ष ने 8 घंटे अच्छी नींद ली और दोपहर होने पर जागा। वह अपने शयन कक्ष से बाहर निकला और पाया कि मानगू हॉल में बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग मास्टर, उसने दक्ष का अभिवादन किया। सुप्रभात, दक्ष ने अभिवादन किया। मास्टर, क्या आपको कल रात भी कुछ अजीब महसूस हुआ था? उसने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा कुछ अजीब सा? दक्ष ने उलझन भरी नजर से पूछा। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना कि कल रात एक भूत ने उन पर हमला किया। मैंने तो लोगों को ये भी कहते सुना कि यह उस व्यक्ति का भूत था जिसे तुमने मारा था। मानू ने पूरी गंभीरता से बताया। क्या यह उस व्यक्ति का भूत है जिसे मैंने मारा था? चिंता मत करो, भूत जो भी था मुझे यकीन है कि वह मुझ पर हमला नहीं करेगा। दक्ष अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ खड़ा था। खैर, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए जगह का ख्याल रखना। दक्ष ने अपने आंगन से जाने से पहले कहा। वह अपने अगले लक्ष्य की ओर चलने लगा जो कि स्किल हॉल था। बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होकर पिछली रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दक्ष को आते देखा तो वे जल्दी से तितर बितर हो गए। बेवकूफ, दक्ष ने उन्हें अनदेखा करते हुए कहा। स्किल हॉल तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। वह कौशल हॉल में दाखिल हुआ और फिर से चुमियाओ को वहां बैठा पाया। क्या ये फिर से आपका कर्तव्य है? उसने चुमियाओ की ओर चलते हुए कहा। चुमियाओ ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी। जब उसने दक्ष को देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुमियाओ ने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या सोचते हो? बेशक मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ, दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अगर तुम ये कह रही हो कि तुम मुझसे मोहित हो गई हो तो ये बात अपने तक ही रखो। मुझे बताओ कि तुम वास्तव में यहाँ किस लिए आए हो? उसने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। उन्होंने बिना किसी बहस के सीधे मुद्दे पर आकर कहा। मैं यहाँ कौशल सीखने आया हूँ। हाँ, मुझे पता था कि तुम एक कौशल के लिए आओगे। तुम्हें जो कौशल मिला था वह सबसे बेकार कौशल था। वैसे क्या तुम्हारे पास योगदान के लिए कुछ अंक बचे हैं? उसने पूछा। उन्होंने कहा, बेशक मैंने ऐसा किया है। तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए मुझे 3000 अंक मिले हैं। पिछली बार मैंने यहाँ केवल 2000 अंक खर्च किए थे। उन्होंने ये तथ्य छिपाया था कि उन्होंने जड़ी बूटियां खरीदने पर 1000 योगदान अंक खर्च कर दिए थे और उनके पास इस समय कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ आओ। चुमियाओ दक्ष को उस विमान में ले गया जिसमें हजारों कौशल थे। एक को चुनने में अपना समय लो और उसे मेरे पास ले आओ, उसने कहा और दक्ष को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दक्ष और भी कौशल ले क्योंकि उस जगह पर कई प्रतिबंध थे और अभिभावक की अनुमति के बिना कोई भी किताब बाहर नहीं ले जाई जा सकती थी। उसने दक्ष को पहले ही यह बात समझा दी थी। दक्ष को खुद कौशल की परवाह नहीं थी क्योंकि वह यहाँ किसी और काम के लिए आया था। वह लॉ को खोजना चाहता था। वह लॉब को खोजने की आशा में उस बड़े स्थान पर घूमने लगा। ये स्थान कई भागों में विभाजित था, इसलिए इसमें दक्ष को जितना समय लगा उससे कहीं अधिक समय लगा। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह पूरे स्थान पर जाने में सफल रहा, लेकिन उसे ओब नहीं मिला। वह रैंकिंग हॉल में होना चाहिए, उसने चेहरे पर शिकन के साथ सोचा। दक्ष वहां से चला गया और मुख्य हॉल में वापस चला गया जहां चुमियाओ बैठा हुआ था। तो तुमने कौन सा कौशल चुना? उसने दक्ष को बाहर आते देख पूछा। उन्होंने कहा, कोई नहीं, इस समय मेरे अंदर ऐसा कोई कौशल नहीं है जो मैं चाहता हूं। क्या आप निश्चित है आप 1000 योगदान अंकों के साथ कुछ अच्छे कौशल प्राप्त कर सकते हैं? उसने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई तो मैं बाद में इसका चयन करूंगा। मैं आपसे बाद में मिलूंगा, उसने कहा और वापस मुड़ा और चला गया। अजीब बात है, अगर उसे हुनर नहीं चाहिए था तो यहाँ क्यों आया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह मुझसे मिलना चाहता था, है ना? उसने मजाक में कहा। दक्ष वहां से जा चुका था और अब वह रैंकिंग हॉल की ओर जा रहा था। कुछ मिनट की यात्रा के बाद वह रैंकिंग हॉल में पहुंचा और अंदर प्रवेश किया। उसने पहले ही शक्ति रैंकिंग कक्ष को देख लिया था और वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अभी भी वह कमरा नहीं देखा था जहां से विरोधियों ने शिष्यों से लड़ने के लिए शक्ति कक्ष में प्रवेश किया था। वह पुनः स्ट्रेंथ रैंकिंग रूम में प्रवेश कर गया। एक शिखर स्वर्ण क्षेत्र कठपुतली विपरीत दिशा से दरवाजे से प्रवेश किया, लेकिन कठपुतली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दक्ष उस कमरे में प्रवेश किया जहां से वह आया था। जैसे ही वह अंदर गया उसे वहां 2 और कठपुतलियां दिखी। एक तो पृथ्वी क्षेत्र के साधक की कठपुतली थी और दूसरी आकाश क्षेत्र के साधक की कठपुतली थी। पृथ्वी क्षेत्र की चोटी वाली कठपुतली वही थी जिसका सामना लानचेन ने पिछली बार किया था।
हालांकि आकाश क्षेत्र की चोटी वाली कठपुतली अलग थी। यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था, क्योंकि उसने महसूस किया कि सामान्यतः परीक्षा के लिए चुने गए कठपुतली के बजाय एक महान बुजुर्ग उसकी परीक्षा लेने आया था। उसने कमरे में खोजबीन की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह गोला अंदर नहीं था। वह युद्ध कक्ष में वापस चला गया, जहां स्वर्ग क्षेत्र की शीर्ष कठपुतली अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। कठपुतली से लड़ने के बजाय उसने पास की दीवार पर लगा बटन दबा दिया। यह एक बटन था जो परीक्षणों में भाग लेने वाले शिष्यों के लिए रखा गया था। अगर वे आत्मसमर्पण करना चाहते थे तो वे बस उस बटन को दबा सकते थे। चूंकि दक्ष और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे दबा दिया। स्वर्ण साम्राज्य की कठपुतली वापस चली गई और लंचेन के लिए निकास द्वार खुल गया। दक्ष कमरे से बाहर निकल गया। रैंकिंग हॉल में अभी भी 4 कमरे बचे थे। इस बात की पूरी संभावना थी कि गोला इनमें से किसी एक कमरे में हो। ये कमरे थे आर्टिफिशियल रैंकिंग रूम, फिजिशियन रैंकिंग रूम और सबसे रहस्यमय डेमन रैंकिंग रूम। इसके बाद वह आर्टिफिशियल चला गया। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर वहां मौजूद बड़ी भट्टी पर पड़ी। वहां कुछ औजार भी थे, जिनमें एक बड़ा हथौड़ा भी शामिल था। वहां धातु का एक बड़ा टुकड़ा भी पड़ा था। दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी था, 30 मिनट में स्टार मेटल से एक कलाकृति बनाएं और उस कलाकृति को संरचना के शीर्ष पर रखें। कलाकृति का ग्रेड आपकी रैंकिंग तय करेगा। उन्होंने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन यहाँ भी कोई कानून नहीं था। उसने इस जगह से निकलने के लिए दीवारों पर बटन ढूंढा, लेकिन ये जगह ताकत रैंकिंग वाले कमरे से अलग थी। आत्मसमर्पण करने का कोई विकल्प नहीं था। दक्ष ने दरवाजे की ओर देखा और फिर अपने सामने लगी सितारा धातु की ओर देखा। चूंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कोशिश करूं और कुछ योगदान अंक हासिल करूं। उसने हथौड़ा उठाते हुए सोचा। उसने स्टार मेटल से तलवार बनाने का फैसला किया। उसने स्टार मेटल को गर्म किया और हथौड़े से उस पर वार करना शुरू कर दिया। कमरे में बहुत गर्मी होने के कारण उसे पसीना आने लगा था, लेकिन उसने वार करना बंद नहीं किया। 30 मिनट बीत गए और उसने कुछ बनाया। हालांकि यह कुछ तलवार जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बिना किसी ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए अच्छा काम किया। उन्होंने अपने चेहरे पर गर्व के साथ अपनी रचना को देखते हुए कहा। उन्होंने अपनी बनाई कलाकृति को संरचना के ऊपर रख दिया और संरचना ने उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। दीवार पर लिखे शब्द बदल गए। कलाकृति चपटी, प्लेट गुणवत्ता ठीक नहीं है, कोई उपयोग नहीं मिला, ग्रेड मध्यम स्तर का है। उसने दीवार पर लिखे शब्दों को दोहराया, कोई उपयोग नहीं मिला। अरे यार, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप इसे फ्रिस्बी के रूप में इस्तेमाल करके किसी की गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें खाना खा सकते हैं। आप इसे पेपरवेट या बिना पैरों वाली मेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मुझसे इसके उपयोग के बारे में पूछना चाहिए था, उसने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। वह काफी आहत थे, क्योंकि एक शिल्पकार के रूप में उनकी पहली रचना का इस तरह अपमान किया गया था। दरवाजा खुला और वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह अपनी बनाई कलाकृति को वापस अपने भंडारण रिंग में रखना नहीं भूला। उसने 2 कमरों की तलाशी पूरी कर ली थी और अब केवल 3 कमरे ही बचे थे। अगला कमरा वह था जिसमें उसकी विशेषज्ञता थी, कीमिया कक्ष। वह बिना समय बर्बाद किए कमरे में दाखिल हुआ। उसने उस कमरे के अंदर कुछ चीजें देखी। कमरे के बीच में एक कड़ाही थी और कोने में एक मेज थी। उससे मेज पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। कड़ाही के पास कुछ सामग्री पड़ी हुई थी। उसने अखबार उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कड़ाई के पास जो सामग्री आप देख रहे हैं उनके नाम बताइए। उन्होंने पहला प्रश्न जोर से पढ़ा। यह आसान है, दक्ष ने सामग्री की ओर देखते हुए कहा। चूंकि उनका ज्ञान काफी अच्छा था, इसलिए उन्होंने सभी सामग्रियों के नाम खाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। प्रश्न 2, डार्क मिस्ट फ्लोरा की विशेषता लिखिए जो इसे अन्य समान जड़ी बूटियों से अलग बनाती है। उन्होंने दूसरा प्रश्न पढ़ा। डार्क मिस्ट फ्लोरा, क्या लैंग जिन ने इसी बारे में बात नहीं की थी? उससे लांग जिन के साथ हुई बातचीत याद आ गई जब वह पिछली बार दक्ष को जहर से बचाने आया था। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने यह प्रश्न पूछकर मुझ पर उपकार किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपना उत्तर लिखते हुए कहा, जब विषशक गोली का प्रयोग किया जाता है तो डार्क मिस्ट फ्लोरा विष को अधिक सक्रिय और खतरनाक बना देता है। प्रश्न 3, इनमें से कौन 9 आत्मा शक्तिवर्धक गोली का घटक नहीं है? प्रश्न के नीचे 7 अवयव लिखे थे। ये बहुत आसान सवाल है। बेशक 9 आत्माओं को मजबूत बनाने वाली गोली बनाते समय आप ग्रीन एफोना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। चूंकि वह स्वयं को ठीक करने के लिए जहर की गोली का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ये तथ्य छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वह कीमिया का उपयोग कर सकता है। कम से कम वह प्राप्त अंशदान अंकों के माध्यम से अधिक सामग्री खरीदने में सक्षम हो सकेगा। एक के बाद एक वो प्रश्नों का उत्तर देते रहे और जल्द ही उन्होंने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कागज खत्म करने के बाद उसने उसे मेज पर बनी रचना के ऊपर रख दिया। रचना चमकने लगी और कागज गायब हो गया। कागज के गायब होने के बाद दीवार पर कुछ शब्द दिखाई दिए जो आर्टिफिशियलिटी है। मुझे कौन सी गोली
गोली बनानी चाहिए, उसने सोचा, क्योंकि वह अपने मन में विभिन्न व्यंजनों के बारे में सोच रहा था। ओह ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा, मैं एक शक्तिवर्धक गोली बनाऊंगा। यह एक निम्न स्तरीय स्पिरिट ग्रेड की गोली है, इसलिए मेरे लिए इसे बनाना संभव होना चाहिए। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब तक केवल मोर्टल ग्रेड व्यंजनों का ही उपयोग किया है। वह कढ़ाई की ओर बढ़ा और आग जला दी। उसने कढ़ाई को आग पर ही छोड़ दिया और सामग्री तैयार करने लगा। आधे घंटे बाद जब उसने गोली लेना बंद कर दिया तो उसने गोली उठाए और उसे उस गांठ पर रख दिया। वह भी गायब हो गई। उम्मीद है कि इसकी जांच करने वाला व्यक्ति पुरुष होगा, दक्ष ने सोचा। कमरे का दरवाजा खुला था और वह कमरे से बाहर चला गया। वो कीमिया कक्ष में भी नहीं था। अगला फिजिशियन कक्ष था, उसके लिए शारीरिक रैंकिंग आर्टिफिशियली, क्योंकि उसे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। कुछ ही घंटों में उसने 5 रैंकिंग रूम में से 3 को आजमा लिया। उसने चौथे में भी प्रवेश कर लिया। फिजिशियन कक्ष बाकी 3 कमरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वह खाली था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वह दरवाजे की ओर वापस जाकर बाहर निकलने ही वाला था कि दीवार पर अक्षर दिखाई दिए, चिकित्सा ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न हर 30 सेकंड में बदल जाएंगे और आप एक प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे जब अगला प्रश्न आएगा। उत्तर को जोर से बोले ताकि वह रजिस्टर हो जाए। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह मजेदार होने वाला है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रश्न 1, आप उस रोगी का इलाज कैसे करेंगे जो क्यूई विचलन से पीड़ित है? सरल है, उसे अपने आप ठीक होने दो, मुझे यकीन है कि वह 1 या 2 महीने में ठीक हो जाएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रश्न 2, हृदय लेक्सियो रोग का क्या कारण है? ये बहुत बचकाना सवाल है, बेशक उसकी बदकिस्मती के कारण ही उसे यह बीमारी हुई, दक्ष ने जवाब दिया। प्रश्न 3, यंग यांग ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंजेपन का आप इलाज कैसे करेंगे? आसान है, उसे हेयर ट्रांसप्लांट दे दो, दक्ष ने जवाब दिया। प्रश्न 4, यदि आप किसी व्यक्ति को शैतान साधना के प्रतिकूल प्रभाव से गुजरते हुए पाए तो आप क्या करेंगे? अगर वह दुश्मन है तो मैं उसे मार दूंगा और अगर वह दोस्त है तो मैं उसे चिकित्सक के पास ले जाऊंगा, दक्ष ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। प्रश्न 5, मनुष्य की कौन सी मध्याह्न रेखा सबसे अधिक संवेदनशील है? मुझे पता है, सबसे कमजोर मध्याह्न रेखा सबसे अधिक असुरक्षित होती है, दक्ष ने उत्तर दिया। प्रश्न 6, मनुष्य और जानवरों की शारीरिक बनावट में मुख्य अंतर क्या है? मुझे नहीं पता था कि प्रश्न इतने समान होंगे। उत्तर सरल है, मानव शरीर साधना के बिना बहुत कमजोर है, जबकि पशु शरीर साधना न करने पर भी मजबूत है। ठीक इसी तरह दक्ष ने एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए और उम्मीद जताई कि उनका जवाब सही होगा। 20वें प्रश्न के बाद दीवार पर कोई प्रश्न नहीं दिखाई दिया। दरवाजा खोल दिया गया और उसे जाने दिया गया। मुझे लगता है कि यह ठीक रहा, लेकिन वो वहां भी नहीं था। एकमात्र जगह बची है दानव रैंकिंग रूम, लेकिन मैं कम से कम 2 रैंकिंग में रैंक किए बिना प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पहले से ही शक्ति रैंकिंग पर हूँ, कल जब परिणाम आएगा तो मैं कीमिया रैंकिंग पर भी पहुंच जाऊंगा, उसने आखिरी दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। कल वह बधाइया और वापस मुड़ा और रैंकिंग हॉल से बाहर चला गया। वह अपने आंगन में वापस चला गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने साधना आरंभ करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठ गए ताकि समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। वह जो नया कौशल प्राप्त किया था उसे भी सीखना चाहता था, लेकिन उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया क्योंकि वह पहले एक ओप प्राप्त करना चाहता था। उसे जो कानून मिलता है उसके आधार पर आंदोलन कौशल सीखना उसके लिए आसान हो सकता है, इसलिए उसने अभी तक कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं की। दिन बीत गया और अगला दिन आ गया। दक्ष ने खड़े होते ही अपनी आंखें खोली। पूरी रात साधना करने के बाद वह काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह अपना कमरा छोड़कर चला गया। ओह मानू, क्या नई रैंकिंग अभी तक आ गई है? दक्ष ने पूछा। क्या नई रैंकिंग मास्टर? मानू ने जिज्ञासा से पूछा। अरे कुछ नहीं, बस मेरे साथ आओ और तुम देखोगे, दक्ष ने कहा। वह आंगन से निकलकर रैंकिंग हॉल की ओर चल पड़ा। वह इस बार अपनी रैंकिंग देखने के लिए काफी उत्साहित था क्योंकि डेमन रैंकिंग रूम में उसका प्रवेश इसी पर निर्भर था। जब दक्ष रैंकिंग हॉल में पहुंचा तो वह उस जगह के चारों ओर भीड़ देखकर काफी हैरान हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? हर कोई अब रैंकिंग हॉल को क्यों घेर रहा? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। भीड़ में से किसी ने घोषणा की, राक्षस यहाँ है। अचानक ही हर जगह अराजकता फैल गई क्योंकि लोग एक दूसरे को धक्का देकर दक्ष के रास्ते से हटने लगे। सभी लोग अलग हो गए और दक्ष के लिए रास्ता बना दिया। अगली बार जब मैं किसी को मुझे राक्षस कहते हुए सुनूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि अगले दिन तुम बोल नहीं पाओगे, दक्ष ने ऊंची आवाज में कहा और उसने रैंकिंग हॉल की ओर कदम बढ़ाया और भीड़ को पीछे छोड़ते हुए पूछा। रैंकिंग हॉल के सामने एक पत्थर की दीवार थी जिस पर रैंकिंग दिखाई गई थी। सभी रैंकिंग में केवल शीर्ष 100 रैंक वालों को ही सूचीबद्ध किया गया था। इस प्रकार केवल 100 शिष्य ही एक रैंकिंग पर हो सकते थे। दक्ष पत्थर की दीवार के सामने रुका और स्ट्रेंथ रैंकिंग पर नजर डाली। वह वहां तीसरे स्थान पर था और कोई बदलाव नहीं हुआ था, शायद अपने पहले प्रयास के कारण, क्योंकि उसने अपने दूसरे प्रयास में लड़ाई भी नहीं की थी। उसने आर्टिफिशियली कीमिया रैंकिंग देखना चाहता था। कीमिया रैंकिंग ही वह चीज थी जिसके बारे में वह अधिक आश्वस्त था। बाकी 2 तो बस आकस्मिक प्रयास थे,
जैसे ही उसने कीमिया रैंकिन देखी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभर आए। कीमिया गरों की रैंकिन सूची में पहला नाम अब दक्ष का था। पिछला पहला कर नीचे खिसक गया था। दूसरा नाम उसी लड़की का था जो अब स्ट्रेंथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर थी। तो एक तरह से दक्ष ने अनजाने में उसे 2 रैंकिंग में नीचे गिरा दिया था। अच्छा, अब मैं दानव रैंकिंग कक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ, उसने सोचा। सबसे बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया था क्योंकि अब उसे दानव रैंकिंग कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी। चूंकि अब वह शांत था इसलिए उसने अपना ध्यान वापस आर्टिफिशियल रैंकिंग पर केंद्रित कर लिया। हालांकि उसे इस बारे में संदेह था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। यह बहुत संभव है कि उन्हें मेरी स्टार मेटल प्लेट पसंद आए हो और उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना हो, उसने सूची पढ़ते हुए सोचा। जब उन्होंने सूची में एक एक करके नाम देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि दुर्भाग्यवश उनका नाम उसमें नहीं था। लगता है कि उन्हें मेरी स्टार मेटल प्लेट पसंद नहीं आई, यह उनका नुकसान है, वे महानता से वंचित रह गए, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा और अपना ध्यान चौथी रैंकिंग सूची फिजिशियन रैंकिंग पर केंद्रित कर दिया। शायद चिकित्सक अधिक चतुर है और प्रतिभा को पहचानना जानते हैं, उसने सोचा। उन्होंने चिकित्सक रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान से लेकर प्रथम स्थान तक के नाम पढ़े। दायहू, क्या यह उस लड़के का नाम नहीं है जो पास में ही कैफे चलाता है, उसने आश्चर्य से कहा। वरिष्ठ दायहू, हाँ, वह उस जगह के मालिक हैं। वह संप्रदाय के शिष्यों में सबसे अच्छे, शारीरिक रूप से भी सक्षम है। यह उन कारकों में से एक है जिसने उन्हें संप्रदाय से अनुमति प्राप्त करने में मदद की। मानू ने दक्ष को समझाया, मुझे लगता है कि मैंने उसे ताकत रैंकिंग में भी देखा था, वह एक डबल रैंकर है। क्या उसने डेमन रैंकिंग में भी भाग लिया था, दक्ष ने पूछा। हाँ, उसने कोशिश की थी लेकिन वह असफल रहा, मानू ने दक्ष को उत्तर दिया। दिलचस्प है, उसने मुझे बताया कि म्यू ने दानव रैंकिंग में आने की कोशिश की थी लेकिन उसने ये तथ्य छिपाया कि वह खुद डबल रैंकर था और उसने भी कोशिश की थी। दक्ष ने बड़बड़ाया, जो भी हो, चूंकि मैं स्वयं वहां जा रहा हूं इसलिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा और चिकित्सक रैंकिंग सूची में नामों को देखते रहे। क्या फालतू बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि वह वास्तव में सूची में अपना नाम खोजने में कामयाब रहा था। फिजिशियन रैंकिंग में उन्हें 999वां स्थान मिला। बहुत बढ़िया, मैं फिजिशियन रैंकर्स में सबसे बुरा नहीं हूं, उन्होंने चेहरे पर चमकदार मुस्कान के साथ कहा। अद्भुत गुरु, आप ट्रिपल रैंकिंग प्राप्त करने में सफल रहे हैं, आप उन दुर्लभ लोगों में शामिल हो गए हैं जो यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इसके लिए 5000 अतिरिक्त योगदान अंक मिलेंगे, मैं उन्हें अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ कहा। कीमिया सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 10,000 योगदान अंक और 99वें स्थान पर आने के लिए 50 योगदान अंक के साथ आपके पास 150 योगदान अंक है, मानवुयु ने आगे कहा। हाँ, ये बहुत अच्छा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह खुद भी हैरान था लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे इसके बारे में पता हो। हालांकि यह बात की बात है, मैं डेमन रैंकिंग में भाग लेने जा रहा हूं, क्या आपके पास इसके बारे में कोई सुझाव है, उसने पूछा। मैं मास्टर से माफी मांगता हूं लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं वे इसके बारे में कभी बात नहीं करते, मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपको सावधान रहना चाहिए, यह आसान नहीं होगा, मानगू ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूं, दक्ष ने रैंकिंग हॉल में प्रवेश करते हुए कहा। उन्हें रैंकिंग हॉल में प्रवेश करते देख पृष्ठभूमि में खड़ी पूरी भीड़ आपस में बातें करने लगी। क्या आपको लगता है कि वह दानव रैंकिंग का प्रयास करने जा रहा है, किसी ने पूछा। मुझे यकीन है कि वह कोशिश करेगा, उसने पहले ही सभी अन्य रैंकिंग की कोशिश कर ली है, अगर डेमन रैंकिंग के लिए नहीं तो वह अंदर क्यों जाएगा। मुख्य सवाल यह है कि क्या वह सफल हो सकता है, एक और व्यक्ति ने कहा। कोई संभावना नहीं है, यहाँ तक कि सीनियर म्यू भी स्ट्रेंथ रैंकिंग में प्रथम रैंक होने के बावजूद ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, उनके पास कोई मौका नहीं है। वह हमारे संप्रदाय का दानव है, केवल एक दानव ही दानव रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है, मुझे लगता है कि वह सफल हो सकता है। मत भूलो वह एल्डर जिन का है, एल्डर जिन के पिछले शिष्य सीनियर म्यू चांद भी दानव रैंकिंग में थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास सीनियर म्यू की तुलना में बेहतर मौका है। भीड़ आपस में इस तरह बातें करती रही मानो वे ही असली जज हो। जब भीड़ अपनी चर्चाओं में खोई हुई थी, दक्ष ने दानव रैंकिंग रूम का दरवाजा खोला, वह कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरे से कम बल्कि नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों जैसा अधिक था। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। पहले से रोशन कमरा अंधेरा हो गया था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दक्ष अपनी विशेष इंद्रियों के कारण अंधेरे में देख सकता था लेकिन इस जगह पर उसकी रात्रि दृष्टि काम नहीं कर रही थी। सब ठीक है, मेरे पास अभी भी फ्लेम एसे है, दक्ष ने फ्लेम एसेंस का इस्तेमाल करके आग जलाते हुए कहा, लेकिन आग भी जगह को रोशन नहीं कर पाए और गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने रोशनी को भी निगल लिया हो। दक्ष को एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ देखने की अनुमति नहीं थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसने अपनी सुरक्षा के लिए राजा की तलवार निकाल ली। वह किसी भी अज्ञात खतरे से खुद को बचाने के लिए अपनी श्रवण इंद्रियों का उपयोग करने की कोशिश
कर रहा था। दक्ष सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए सावधानी बरत रहा ताकि गिर ना जाए। 5-6 मिनट नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां रुक गई और वह एक सपाट सतह पर पहुंच गया। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ा। उसने पहाड़ तोड़ने वाला हथियार भी निकाला और उसे अपने दूसरे हाथ में थाम लिया। उसने पर्वत विध्वंसक को आगे लहराया ताकि देख सके कि मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है। साथ ही उसने राजा की तलवार को भी एक क्षण में आक्रमण करने के लिए तैयार रखा। सशस्त्र शोर सुनते ही उसने जल्दी से अपनी तलवार दाहिनी ओर घुमाई, लेकिन तलवार किसी चीज से नहीं टकराई। दक्ष अपनी जगह पर रुक गया और स्थिर खड़ा रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई चीज आसपास थी और वह उनसे चूक गया था। अजीब सी आवाज फिर आई जिससे उसे अपनी तलवार घुमानी पड़ी, लेकिन ये फिर से चूक गया। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, दक्ष ने कहा, और जब भी उसे कोई आवाज सुनाई देती वह अपनी तलवार घुमाता रहता। हालांकि वह हर बार चूक जाता था, लेकिन वह खुद को इसके पैटर्न से परिचित करना शुरू कर रहा था। वह चीज बार बार अपना स्थान बदलती रहती थी, लेकिन उसकी हरकतों में एक निश्चित पैटर्न था। एक बार जब वह उसे पहचान गया तो ये बहुत आसान हो गया। इस बार जब उसने आवाज सुनी तो उसने उस दिशा में हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने विपरीत दिशा में हमला किया और आखिरकार उसकी तलवार किसी चीज से टकराई। उसने एक जोरदार चीख सुनी जब उसकी राजा की तलवार ने किसी चीज को काट दिया। उस चीज को मारने के बाद वह 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह देखना चाहता था कि वह चीज क्या है, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह उस चीज को छू सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वह जो भी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके लिए। अब वह सिर्फ एक लाश थी। वह उस चीज को बिना छुए अपने स्टोरेज रिंग में रखना नहीं भूला। जब वह बाहर निकलता तो उसे वह चीज दिख जाती। वह सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अंधेरा भी उतना ही गहरा था। उसने कितनी भी कोशिश की फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह कुछ ही मिनट चला था कि उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके करीब इंसानों के कदमों की आवाज आ रही है। वो उन्हें देख तो नहीं सकता था, लेकिन उनके कदमों से उसे एहसास हुआ कि वहां कम से कम एक से ज्यादा लोग थे। यहाँ और भी इंसान हैं। क्या वे भी उसी अंधेरे का सामना कर रहे हैं या वे देख सकते हैं? अगर वे देख पाए तो ये काफी समस्याजनक होगा, क्योंकि संभवतः वे ही दुश्मन होंगे। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। वह रुक गया और लोगों के करीब आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वहीं रुक जाओ, आवाज किसी आदमी की लग रही थी और कदम उससे लगभग 30 मीटर दूर रुक गए। मैं तो अभी भी खड़ा हूँ, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या तुमने कोई अजीब जीव देखा? हम उसका पीछा कर रहे थे, सामने वाले व्यक्ति ने भारी स्वर में कहा। माफ कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप वापस जा सकते हैं, दक्ष ने कहा। उन्होंने कहा, हम वापस नहीं जा सकते, हम खुद ही देख लेंगे कि आप इसे छिपा रहे हैं या नहीं। हमें यह नहीं कह सकता कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, दक्ष ने अपनी दोनों तलवारें अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। वह उस लड़ाई के लिए तैयार था जो आने वाली थी। उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह व्यक्ति उसकी ओर दौड़ रहा था। चूंकि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह ध्वनियों के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वी की कल्पना करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि जब उनके हथियार हवा में वार करते थे तो उनकी आवाज भी उसे सुनाई देती थी। उससे लगा कि कोई तलवार उसकी सीना की ओर घुमाई जा रही है। उसने तलवार को रोकने के लिए माउंटेन डिस्ट्रॉयर को आगे बढ़ाया और उसने उस व्यक्ति पर वार करने के लिए अपनी राजा की तलवार का इस्तेमाल किया। आदमी के मुंह से चीख निकली, क्योंकि दक्ष की तलवार से उसकी सीना कट गई थी। तुमने हम में से एक को मार दिया, तुम मर जाओगे, किसी ने ऊंची आवाज में कहा। जैसे ही वह आदमी मारा गया, सभी बचे हुए लोग एक साथ उसकी ओर दौड़े। बहुत सारे पदचिन्हों के कारण उन्हें ठीक से कल्पना करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए दक्ष ने उसके पास आने का इंतजार नहीं किया। वह तलवार तानने की मुद्रा में आ गया। संत तलवार के साथ रूप, तीसरा रूप विनाश। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार से क्षैतिज रूप से वार किया। तलवार ने हवा को भी चीर दिया। तलवार से प्रकाश की एक चमकदार चाप निकली और उन लोगों की ओर आगे बढ़ी जो दक्ष की ओर भाग रहे थे। कदम अचानक रुक गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार दक्ष ने कोई चीख नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हमले के बाद लोग हवा में गायब हो गए हो। वह आगे की ओर बढ़ा जहां पहला शव गिरा था, लेकिन वह भी वहां नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से बुदबुदा गया। वह 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वे परीक्षण का हिस्सा थे और उनकी मौत के साथ ही उनका काम खत्म हो गया। वह फिर आगे बढ़ने लगा। काफी देर तक उसने किसी चीज का सामना नहीं किया। उसे पहले से ही आश्चर्य होने लगा था कि यह खामोशी कब तक चलेगी। 10 मिनट और चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई दी। अंधेरा टलने लगा था और कुछ दूरी पर रोशनी का स्रोत दिखाई दे रहा था। वह दूर स्थित प्रकाश स्रोत की ओर चला गया और 5 मिनट बाद वह सुरंग नुमा गुफा से बाहर निकल गया। वह एक चमकते हुए हॉल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों को चमक के साथ तालमेल बिठाने में कुछ सेकंड लगे। उसने देखा कि एक सुंदर आदमी उससे कुछ दूरी पर
पर खड़ा था। उस आदमी ने खूबसूरत लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसने अपनी पीठ पर रक्त से लाल रंग का लबादा ओढ़ा हुआ था। तुमने बिना हारे यहाँ आकर अच्छा किया, तुम्हें रैंकिंग में जगह मिल सकती है, लेकिन अब तुम्हारी असली चुनौती शुरू होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम में वह सब करने की ताकत है जो करना जरूरी है। उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वह एक तरफ हट गया और दक्ष को ये देखने दिया कि उसके पीछे क्या था। उसके पीछे एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम था और आंखें एकदम साफ थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे थे और आंखों में आंसू थे। यही वह जगह है जहां आखिरी चुनौती देने वाला विफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि दानव रैंकिंग में आने के लिए क्या जरूरी है? दानव जैसा होना आपको अपने दिल की गहराई तक क्रूर होना चाहिए। अपने और अपने लक्ष्य के बीच आने वाले हर व्यक्ति का वध करें। एक बुरे व्यक्ति और एक निर्दोष व्यक्ति के बीच अंतर न करें। जब तक आप में उन सभी का वध करने का साहस है तब तक आप दानव ही रहेंगे, और यही वह चीज है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। उस आदमी ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये परीक्षण काफी अजीब हो रहा था। मेरे पीछे एक असली लड़की है जिसे पास के साम्राज्य से पकड़ा गया था। उसे इस साल के परीक्षणों में इस्तेमाल किया जाना है। अगर वह 1 साल तक जीवित रहती है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, आदमी ने आगे कहा। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा। इसके अलावा जब तक आप उसे मारते हैं तब तक आपको अपनी रैंक मिलेगी। आपकी रैंक इस बात पर निर्भर करे कि आप उसे मारने में कितना समय लेते हैं। चलो देखते हैं कि आपको ऐसा करने का दृढ़ विश्वास है या नहीं, आदमी ने कहा, और उसने लड़की के हाथों को मुक्त किया और उसे दक्ष की ओर धकेल दिया। वह आदमी पीछे हट गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया तथा अपने सामने का दृश्य देखने लगा। दक्ष के चेहरे पर पहले से ही उदासी थी क्योंकि उसने उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी। परीक्षण एक निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए है, मुझे एक बच्चे को मारना है, उसने सिंहासन पर बैठे आदमी को देखते हुए पूछा। हाँ, यह एक सरल परीक्षण है लेकिन इसमें ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। बहुत से लोग राक्षस होने के असली सार को नहीं समझते, वे वह नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। देखते हैं कि तुम में हिम्मत है या नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और लड़की को मार डालो, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक सेकंड के लिए भी दक्ष से अपनी नजरें नहीं हटाई। दक्ष ने दृढ़ निश्चय करते हुए अपनी तलवार पकड़ी और अपने सामने खड़ी छोटी लड़की की ओर देखा। उसे यकीन नहीं था कि यह असली है या नकली, लेकिन यह असली लग रहा था। लड़की कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या राक्षस सचमुच यही है हत्या का हथियार? उसने लड़की की ओर देखते हुए बुदबुदा, अगर मैं हत्या करूं तो क्या मुझे वह मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत है? दृढ़ विश्वास, शक्ति, दृढ़ संकल्प, क्या ये वाकई इतना आसान है एक निर्दोष को मारना? उसने सोचा जब वह अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। मुझे माफ कर दो छोटी बच्ची, उसने लड़की की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वह छोटी लड़की से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था और लड़की को देख रहा था। लड़की के आंसू 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोके। ये कुछ ऐसा है जो मुझे अवश्य करना चाहिए, उसने कहा और अपनी राजा की तलवार को आकाश में ऊंचा उठा दिया। यह ऐसा काम है जो मुझे अवश्य करना चाहिए, उसने अपनी राजा की तलवार को आकाश में ऊंचा उठाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम में क्षमता है, काम पूरा करो और अपना असली स्वभाव प्रकट करो। एक राक्षस को कभी भी धर्मी लोगों द्वारा बनाई गई सीमाओं में कैद नहीं किया जाना चाहिए। अपने नियम खुद बनाओ और जो तुम्हारे नियमों का विरोध हैं उनका वध करो, उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जब उसने दक्ष को तलवार उठाते देखा, एक राक्षस को अपना जंगली स्वभाव छोड़ देना चाहिए। दक्ष ने तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए अपने शब्दों को दोहराया। उसकी आंखें तारों जैसी काली रोशनी से चमकने लगी और अंततः उसने अपनी तलवार घुमा ली। जैसे ही उसकी तलवार लड़की पर वार करने वाली थी वह गायब हो गया। दक्ष उस आदमी के ठीक पीछे आ गया लेकिन उसकी तलवार नहीं रुकी। कुछ ही पलों में, इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार ने उसका सिर काट दिया। तुम्हें लगता है कि तुम एक राक्षस को बता सकते हो कि उसे क्या करना है? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं जब चाहूंगा मार दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा मार दूंगा, दक्ष ने भारी स्वर में कहा। जब उसने सिर विहीन शरीर को जमीन पर गिरते देखा, लड़की अपनी मूल स्थिति में ही चौंककर खड़ी रही। जब उसने देखा कि आदमी जमीन पर गिर गया है तो उसके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई दिया। धन्यवाद बड़े भाई, वह उत्साह से दक्ष की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची उसने एक बार फिर अपनी राजा की तलवार घुमाए। एक और सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नर्म दिल हूं। मैं किसी और के आदेशों का पालन नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें बस मेरे पास भागना था। है न, कोई भी सामान्य नश्वर लड़की ऐसे व्यक्ति के पास नहीं भागेगी जिसने उसके सामने किसी की हत्या की हो, दक्ष ने धीरे से कहा। हम दक्ष ने भौं सी खोल ली क्योंकि उसने अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए देखे। परीक्षा खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। यही था, मैंने सोचा था कि डेमन रैंकिंग टेस्ट कुछ ज्यादा जटिल होगा। खैर, भले ही टेस्ट खत्म हो गया हो, मैं नहीं जा सकता। टेस्ट या रैंक कभी मेरा लक्ष्य नहीं था, उसने बड़बड़
गड़बड़ा हुए कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। उसने ऊपर से नीचे तक खोज की लेकिन उसे कमरे में कहीं भी कानून का गोला नहीं मिला। ये यहाँ भी नहीं है सचमुच, उसने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा। वह जोर से देना चाहता था क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। उसे सिर्फ कानून का गोला चाहिए था, रैंकिंग और योगदान अंक तो गौण ही थे। वह चेहरे पर निराशा लिए पीछे मुड़ा और बड़े हॉल से बाहर निकलकर पुनः उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गया जो निकास द्वार से जुड़ी हुई थी। 1 मिनट रुको, परीक्षण समाप्त हो गया है। तो ये स्थान अभी भी इतना अंधेरा क्यों है? मेरी आंखें अभी भी यहाँ कुछ भी नहीं देख सकती है। इसके अलावा मैंने हर जगह की जांच की लेकिन इस अंधेरी सुरंग की नहीं, उसने कहा। और उसके मन में एक विचार आया, मैं इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। वह बुदबुदा आता हुआ घुटनों के बल बैठ गया और जमीन की तलाशी लेने लगा। यद्यपि सुरंग बहुत अधिक चौड़ी नहीं थी फिर भी यह इतनी चौड़ी थी कि सुरंग का 1 मीटर तय करने में लॉन्गचेन को 5 मिनट लगे। अंधेरे के कारण खोज करना आसान नहीं था और उसे केवल अपने हाथों से ही खोजना पड़ा जिसमें और भी अधिक समय लगा। ओह ठीक है, मेरे पास कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, उसने अचानक सोचा। उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर किसी को फोन किया। उसके भंडारण वलय के अंदर स्थित पशु क्षेत्र से एक पशु बाहर आया। बताओ बेटा, तुमने इस स्वर्गीय राजा को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें प्यार हो गया है? क्या तुम्हें विनम्र की भूमिका निभाने की जरूरत है? मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि इस बात की अच्छी संभावना है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वह मुझसे प्यार कर सकती है। मैं अपने आकर्षण को नियंत्रित नहीं कर सकता। डमी ने रिंग से बाहर निकलते ही कहा, हम यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस भगवान के पास रात्रि दृष्टि होने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं देख सकता। सांप सम्राट दामी ने कहा, उस बात को भूल जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था कि मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा, लेकिन मेरी चेतावनी मत भूलना। दक्ष के आगे बोलने से पहले ही दामी ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेवकूफ। अगर कभी ऐसा समय आए जब मुझे विंगमन के रूप में तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं किसी चट्टान से कूद जाना पसंद करूंगा। दक्ष ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, कुछ अवसरों पर उसे सर्प सम्राट की फालतू बात काफी पसंद आती है लेकिन उसे लगता है कि यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे कुछ ईर्ष्या की गंध आ रही है। तुम्हें इस भगवान से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान तुम्हारी लड़की को नहीं ले जाएगा। ये राजा ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत धर्मी हूँ। सांप सम्राट ने कहा, क्या तुम समय बर्बाद करना बंद करो और मेरी बात सुनो। हम इस समय एक सुरंग जैसी गुफा में हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े हो जाओ और इस सुरंग के फर्श की खोज करो। चूंकि हम यहाँ कुछ भी नहीं देख सकते इसलिए मैं फर्श को साफ करने के लिए केवल तुम्हारे बड़े शरीर पर निर्भर रह सकता हूँ। मैं एक ऐसे गोले की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे सिर के आकार का हो। दक्ष ने समझाया, क्या ये कोई महत्वपूर्ण चीज है? ये भगवान के शरीर के नीचे तो नहीं कुचला जाएगा? सांप सम्राट ने पूछा, हाँ, इसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ तब भी उस गोले को तोड़ पाओगे। दक्ष ने जवाब दिया, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है? यदि तुम ऐसा कहोगे तो ये भगवान तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा। सर्प सम्राट ने उत्तर दिया, ठीक है, पीछे हट जाओ, अब आगे भगवान ही सब संभालेंगे। दामी ने कहा। जैसे ही वह बड़ा होने लगा उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसकी चौड़ाई पूरी सुरंग की चौड़ाई से आधी थी। सांप सम्राट ने टेढ़ी मेढ़ी चाल से आगे बढ़ना शुरू किया लेकिन इस तरह से कि कोई भी फर्श क्षेत्र बिना रोके नहीं रह गया। दक्ष पीछे इंतजार कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि दामी उसके लिए कानून का गोला ढूंढ लेगी। लगभग आधे घंटे के बाद सांप सम्राट वापस आया। क्या तुम्हें कुछ मिला? दक्ष ने पूछा। इस राजा को कुछ नहीं मिला, फर्श पर कुछ भी नहीं था। सांप सम्राट ने कहा, मुझे लगता है मैं वास्तव में गलत था, आखिरकार यह यहाँ नहीं है। दक्ष ने निराशा में कहा। उसने दामी को वापस जानवरों वाले इलाके में भेज दिया और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। चूंकि अंधेरा था इसलिए वह दीवार के करीब चला गया और अपना हाथ दीवार को छूता रहा ताकि वह ठीक से रास्ता बना सके। चूंकि परीक्षण पहले ही समाप्त हो चुका था इसलिए दीवारों के करीब चलने में कोई खतरा नहीं था। दक्ष दीवार का सहारा लेकर बाहर निकलने की ओर बढ़ा। इस तरह से बाहर निकलना ज्यादा तेज और आसान था। वह आधी से अधिक दूरी तय कर चुका था और आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दीवार अब तक ज्यादातर खुरदरी थी लेकिन कुछ पल के लिए यह बिल्कुल चिकनी हो गई, फिर यह फिर से खुरदरी हो गई। वह पीछे हट गया और अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और वह सही था, दीवार का एक छोटा सा हिस्सा वास्तव में चिकना था। उन्होंने दीवार को हाथ से छू कर देखा तो पाया कि दीवार का एक छोटा सा हिस्सा ही अलग बनावट का था। ये 2-3 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा सा घेरा था जो अलग था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ अजीब है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दीवार में लगा कानून का गोला होना चाहिए, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपनी क्यूई को मुट्ठी की ओर मोड़ते हुए दीवार पर मुक्का मारा। उसने जानबूझकर ओब को टाल दिया क्योंकि ओब एक अटूट वस्तु की तरह था और यह केवल उसके हाथ को चोट पहुंचा सकता था। दक्ष लगातार गोले के चारों ओर की दीवार पर वार कर रहा था। एक तरह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह गोले के चारों ओर की दीवार को तोड़ रहा
था ताकि वह उसे कम परेशानी में बाहर निकाल सके। करीब 30 घूंसे मारने के बाद उसे लगा कि अब काफी हो गया है, क्योंकि उसने एक क्रिस्टल जैसी वस्तु के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। उसने दीवार को छुआ और वह गोला वहां नहीं था। वह जमीन में उस छोटी गोलाकार चीज को ढूंढने लगा। तुम्हें ढूंढ लिया, मैं बाद में मिलूंगा, अभी के लिए अंगूठी में वापस जाओ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने गोला अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जैसे ही गोला भंडारण रिंग में प्रविष्ट हुआ, सुरंग में व्याप्त असंभव अंधकार उसके साथ गायब हो गया और वह अंततः देखने में सक्षम हो गया। क्या बात है, तो वह गोला ही वह चीज थी जो इस अंधेरे का कारण बन रही थी। क्या यह उसके नियम से संबंधित है? उसने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ बुदबुदा अर्जुन, क्या अंधकार का कोई नियम है? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि आपको जो ओब मिला है वह अंधकार के नियम के लिए है। यह एक विशेष नियम है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आप इस प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसे सर्वोच्च श्रेणी का विशेष नियम भी माना जाता है। जुन ने कहा जब वह उसके पास आए, क्या तुम गंभीर हो? अंधकार का नियम सर्वोच्च श्रेणी का है? मुझे समझ नहीं आया। ये तो केवल अंधकार है, यह अंतरिक्ष के नियम के समान स्तर का कैसे हो सकता है? क्या अंतरिक्ष इससे कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय ही प्रमुख शक्तियां हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। अंधेरा उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। अंधकार हमेशा से अस्तित्व में रहा है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने और शुरू होने से पहले भी अंधकार था। अंतरिक्ष में भी अंधकार है, इसलिए एक तरह से ये सबसे पुराने नियमों में से एक है। जुन ने पूरी गंभीरता से कहा, अंधेरा केवल प्रकाश की कमी के कारण नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। दिल का अंधेरा, इंसानों का अंधेरा और दुनिया का अंधेरा, उनसे जुड़ी कोई चीज इतनी सरल कैसे हो सकती है? जुन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, दिलचस्प, मुझे कभी नहीं पता था कि यह इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं अंधेरे के अपने कानून के बीच को तैयार करूंगा तो मुझे इससे एक अच्छा कौशल मिलेगा, दक्ष ने एक विचारशील नजर के साथ कहा और बाहर निकलने की ओर चलता रहा। वह रैंकिंग रूम से बाहर आया और रैंकिंग हॉल से बाहर चला गया। जब दक्ष हॉल से बाहर निकला तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि आधा संप्रदाय हॉल के बाहर खड़ा था। वह बाहर है। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाना, मैं चाहता हूं कि सीनियर भाइयों इस पीढ़ी में दानव रैंकिंग पाने वाला पहला व्यक्ति बने। हाँ सीनियर भाई, उस राक्षस से कहीं बेहतर है। मैं चाहता हूं कि वह किसी और से पहले सफल हो। मैं नहीं चाहता कि इस राक्षस को कुछ भी अच्छा मिले। वह बहुत निर्दय है। मुझे अभी भी वह दिन याद है जब उसने सीनियर तिया का हाथ काट दिया था। भीड़ में कई लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और दक्ष उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। वह भीड़ की ओर चला गया और भीड़ एक तरफ हट गई, जिससे उसे जाने का रास्ता मिल गया। दक्ष वहां से नहीं गया, वह बीच में ही रुक गया और उन लोगों की तरफ देखने लगा जो अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। आप लोग वहां, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? दक्ष ने लड़कों को देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, सीनियर पुरुषों ने आदर पूर्वक अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। ये कुछ भी जटिल नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम सबको मार डालूं तो तुम्हारा वरिष्ठ भाई तुम्हें बचा पाएगा? दक्ष ने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि वह मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान से समूह में सिहरन पैदा हो गई। सर वरिष्ठ, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने अनभिज्ञ होने का नाटक किया, हालांकि अंदर से वे कांप रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आप में से कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि मुझे किसी भी चीज में सफल नहीं होना चाहिए, और मुझे ऐसा भी लगा जैसे मैंने आपको किसी सीनियर के बारे में बात करते हुए सुना है। इसलिए मैं बस ये जानना चाहता था कि जब मैं आप सभी का वध करूंगा तो क्या वह आपको बचाएगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपनी तलवार निकाली। वह धीरे से उन लोगों की ओर बढ़ा। वे लोग भाग भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वे इतने डरे हुए थे कि उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वे घुटनों तक गिरे हुए महसूस कर रहे थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए वरिष्ठ, हमसे गलती हो गई, पुरुषों ने कहा और हाथ मिलाते हुए विनती करने लगे। भीड़ पहले ही उनसे दूर जा चुकी थी। दक्ष उन लोगों की दयनीय हालत देखकर उनके सामने रुक गया। उसे इन कीड़ों पर तलवार चलाने का भी मन नहीं हुआ। दक्ष ने कुछ और नहीं कहा और बस पीछे मुड़ गया। वह चला गया। जब भीड़ ने दक्ष को जाते हुए देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। केवल वे लोग ही पसीना बहा रहे थे जिनसे दक्ष ने बात की थी। उसने हमारी बात सुन ली, उनमें से एक ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, उसने हमें नहीं मारा, हो सकता है कि वह इतना बुरा भी ना हो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसने हमारे चेहरे देखे हैं और वह बाद में हमें मार डालेगा। उसने ऐसा यहाँ नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलो कहीं छिप जाते हैं, संप्रदाय को एक मिशन पर छोड़ देते हैं, हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। जब लोग अभी भी उसके इरादों को गलत समझ रहे थे तब दक्ष उसके आंगन में प्रवेश कर चुका था। मास्टर, आप वापस आ गए, कैसा रहा? मनबुयु ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ पूछा। सब ठीक रहा, तुम कल आकर देख सकते हो, क्योंकि मैं व्यस्त रहूंगा। वैसे भी मैं बंद कमरे में साधना करने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? दक्ष ने मानू से कहा और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही
ही उसने अपना शरीर शिथिल किया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा। जुन, मुझे कुछ बताओ, उसने धीरे से पूछा। तुम क्या जानना चाहते हो? वो उसके पास आए। मैं यहाँ अंधकार का नियम कैसे सीख सकता हूँ? उसने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? वही करो जो तुमने अन्य लोब्स के साथ किया था। जुन ने जवाब दिया, मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब था मैं यहाँ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरी समझ में बहुत समय लग सकता है और मुझे जहर दिया गया है। अगर मैं हर हफ्ते गोली नहीं लूंगा तो मैं जहर से मर जाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया, ये वास्तव में चिंताजनक है। पहली बात का मतलब है कि आपको 7 दिनों से कम समय में समझ पूरी करनी होगी, जो आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आपके लिए संभव होना चाहिए। लेकिन असली चिंता दूसरी बात है। जुन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, यह सच है कि लैंग जिंग जब चाहे यहाँ घुस सकता है, इसलिए इसका यहाँ उपयोग करना व्यवहारिक नहीं है। हमें संप्रदाय से बाहर चले जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या आपको लगता है कि लैंग जिंग मुझे जाने देगा? उसने भोग सुनाता है कि वह तुम्हें बाहर जाने की अनुमति दे। मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारे भाग जाने की चिंता है। ऐसा लगता है कि उसे अपने जहर पर पूरा भरोसा है। जुन ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि संप्रदाय मिशन के लिए योगदान अंक देता है। इसका मतलब है कि वहाँ एक मिशन हॉल होना चाहिए। मैं एक ऐसा मिशन पाने की कोशिश कर सकता हूँ जो मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दे। मैं लैंग जिंग को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। बिल्कुल, जुन ने कहा, मैं ये काम कल करूंगा। मैं आज के लिए बहुत थक गया हूँ, बहुत कुछ हुआ है। उसने जम्हाई लेते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। वह जब चाहे तब बहुत जल्दी सो जाता है। जुन ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और गायब हो गई। वापस धधक सूर्य साम्राज्य में मिंगू और जी किंग एक ही कमरे में बैठे थे। कुछ दिन हो गए थे, लेकिन जीशान अपने पिता को बीस्ट हॉल का स्थान साझा करने के लिए राजी नहीं कर पाया था। उस जानकारी के बिना उन्हें ये तय करने में मुश्किलें आ रही थी कि क्या करना है। उन्हें नहीं पता था कि वे लोग दक्ष को कहाँ ले गए थे। उन्हें बस इतना विश्वास था कि वह अभी भी जीवित है। हम कब तक इस तरह इंतजार करेंगे? ये स्पष्ट है कि सम्राट हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं। जी क्वीन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, वह हमारी एकमात्र उम्मीद है। हमें भरोसा नहीं खोना चाहिए। राजा की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर थोड़ा तनाव में हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम उसे इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो वह निश्चित रूप से हमें बता देगा। मिंग्यू ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, अगर वह 1 सप्ताह के भीतर भी हमें नहीं बताता है तो मैं उसकी गर्दन पर चाकू रख दूंगी और उसे हमें बताने के लिए मजबूर कर दूंगी। हमें उससे पहले भागने के लिए टेलीप तावीज का प्रबंध कर लेना चाहिए। उसने आगे कहा। वे लगभग 2 घंटे तक चर्चा करते रहे और अंततः सो गए। उस रात मिंगू ने एक सपना देखा, लेकिन ये किसी भी ऐसे सपने से अलग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रही है। उसने दक्ष को कुछ दूरी पर खड़ा देखा, लेकिन वह सामान्य नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। दक्ष के सामने एक और व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उस व्यक्ति ने लबादा पहना हुआ था, इसलिए वह नहीं देख सकी कि वह कौन था। दोनों के हाथ में तलवार थी। दक्ष के हाथ में उसकी राजा की तलवार थी, जबकि उसके सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक काली तलवार थी जो काली लपटों में जल रही थी। जब वे एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मिंगू ने कुछ दूरी पर एक अन्य व्यक्ति को भी देखा। उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह एक आदमी था जिसका चेहरा नकाब से आधा ढका हुआ था। यह वही आदमी था जो अपनी उंगलियों के एक झटके से आकाश क्षेत्र के शिखर साधकों को मार सकता था। वही आदमी जिसने उसे वह क्रिस्टल दिया था जो उसे दक्ष के पास ले आया था। वह आदमी बस दूर से उन दोनों को देख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बीच में दखल देने को तैयार था, क्योंकि वह अपने पीछे पेड़ से पीठ खाए बैठा था। दक्ष ने आखिरकार अपनी तलवार उठाए और आगे बढ़ा। उसके सामने ने खड़े व्यक्ति ने भी इसी तरह हरकत की, लेकिन इससे पहले कि वह परिणाम देख पाती दृश्य बदल गया। उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। उसने सामने देखा और 2 लोगों को वहां खड़े देखा। उसने देखा कि उसका और दक्ष का एक अलग रूप एक दूसरे के सामने था। दक्ष इस जगह पर बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। वह उस दक्ष की तरह डरावना नहीं था जिसे उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। उसे नहीं पता था कि यह घटना के बाद था या पहले। उसकी आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह दक्ष को किसी बात पर डांट रही हो। मिंग्यू कोई भी शब्द नहीं सुन पा रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका वह संस्करण उसे क्यों डांट रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दृश्य फिर बदल गया जब उसने स्वयं को एक अलग स्थान पर खड़ा पाया। वह रक्त से सनी हुई एक जगह पर खड़ी थी। वह एक शहर जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि शहर कहाँ है, लेकिन उसे वह कुछ हद तक जाना पहचाना लगा। जमीन रक्त से लथपथ थी और वह रक्त के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद उसने कुछ लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन पीछे से एक तेज रोशनी की किरण आए और उन्हें चीरती हुई निकल गई। पहले से ही रक्त तरंज जमीन पर और अधिक रक्त गिरने
गिरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने एक व्यक्ति को उस दिशा से आते देखा जिस दिशा से हमला हुआ था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसका मुंह अविश्वास से खुला रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसे न तो खुशी दिखी ही गुस्सा, उसे बस कत्लेआम की प्यास देखी। वह यही नहीं रुका और अपने नरसंहार के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। इस बार वह आवाजें सुन पाए, हालांकि उसे केवल दर्द भरी चीखें ही सुनाई दी। उसने दूसरी दिशा में देखा और उसे एक बार फिर आधा नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। इस बार वह छत के ऊपर बैठा हुआ अराजकता देख रहा था, हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था। वह उसकी कसी हुई मुठ्ठियां देख सकती थी जो लड़ने के लिए उतावली लग रही थी। वह आदमी अचानक मिंगू की ओर देखने लगा और उसने कुछ कहने के लिए अपने लिप्स खोले। वह सुन नहीं पाए कि वह क्या कह रहा था, लेकिन उसके होठों की हरकत से उसे लगा कि वह कह रहा था, देखो भाग्य के दृष्टा। मिंगू अचानक जाग गई और उसने भारी सांस ली। वह पसीने से लथपथ थी, मानो उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। उसका दिल अभी भी पूरी तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा और राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि वह अभी भी अपने बिस्तर पर है। जीक्विन अभी भी पास में शांति से सो रहा था। क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या ये भविष्य की एक झलक थी? उसने चेहरे पर शिकन लाते हुए बुदबुदा या डार्क सोल संप्रदाय में वापस आकर दक्ष बहुत आरामदायक नींद ले रहा था। अपने सपने में वह लन कबीले में था। उसने पहले ही जीकिन और मिंग्यू को अपनी माँ से मिलवा दिया था। उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि जू और मेई उसकी महिलाएं थी। उस क्षण से पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, हर कोई उसके लिए खुश था। उसने उस रात का भी सपना देखा जब उसने अपनी सभी 4 महिलाओं के साथ एक ही बिस्तर पर रात बिताई थी। रात भर उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। रात बीत गई और सुबह हुई तो दक्ष जाग गया। वह एक महान सपना था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। वह बिस्तर से उतरकर तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला और हॉल में मानू को पाया। सुप्रभात गुरुजी। मानू ने कहा। सुप्रभात। दक्ष ने अभिवादन किया। मुझे आज के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं एक ऐसा मिशन चुनना चाहता हूं जिसके लिए मुझे संप्रदाय से बाहर जाना पड़े। क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां से मैं मिशन प्राप्त कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। और यह आसान है, आपको बस मिशन हॉल में जाने की जरूरत है और आप एक मिशन चुन सकते हैं। मास्टर मेरा अनुसरण कर सकते हैं, मुझे दिशा पता है, मानगू ने कहा। दक्ष ने मानगू के साथ अपना आंगन छोड़ दिया। मिशन को मिशन के खतरे के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कठिनाई के 5 स्तर हैं। 5वां स्तर काले वस्त्र पहने बुजुर्गों के लिए आरक्षित है। चुनकी मास्टर शक्ति रैंकिंग में शीर्ष 3 में है। मुझे लगता है कि आपको आसानी से स्तर 4 मिशन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मानू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है गुरुदानव, रैंकिंग आपका परिणाम आ जाने वाला है, क्या हमें पहले वहां जाना चाहिए? मानगू ने कहा। हाँ, मुझे अपना मिशन मिलने से पहले हम वहां जाकर परिणाम देख सकते हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मानगुयू के सुझाव को स्वीकार कर लिया। वे रैंकिंग हॉल के सामने रुके और आश्चर्यजनक रूप से अन्य दिनों के विपरीत वहां कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे रैंक नहीं मिली इसलिए यहाँ कोई नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह फिर भी रैंकिंग हॉल की ओर चला गया और डायमंड रैंकिंग पर नजर डाली जो पहले खाली थी। मैं सफल हो गया, दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने सूची में अपना नाम देखा। सूची में केवल एक ही नाम था और वह उसका अपना था। उसके नाम के आगे कोई रैंक या अंक नहीं था। तो फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या ये बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं दानव रैंकिंग में आ गया हूँ? दक्ष ने मनु की ओर देखते हुए कहा। हो सकता है कि सभी ने पहले ही रैंकिंग देख ली हो और वे भाग गए हो। मुझे लगता है कि यह संभव है कि वे आपसे मिलने से डर रहे हो क्योंकि आप एक डायमंड रैंकर हैं। मानू ने जवाब दिया। अब वे मुझसे क्यों डरेंगे? पहले तो वे ने डरते नहीं थे। दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। यह शायद अब आपके पास मौजूद विशेषाधिकार की वजह से है। आप एक दानव रैंकर है इसलिए आपका स्थान संप्रदाय में सबसे ऊंचा है। इस समय आप लाल वस्त्र भारी बुजुर्गों से भी ऊंचे हैं। मानू ने कहा। ओह दिलचस्प है, क्या मुझे कोई अन्य विशेष अधिकार मिलेगा? दक्ष ने पूछा। बेशक, अब आप संप्रदाय में किसी को भी मार सकते हैं। आप अपने 4 सितारा शिष्य को भी मार सकते हैं बिना उनके गुरु की ओर से प्रतिशोध की चिंता किए, जब तक आपके पास कोई वैध कारण हो। हालांकि उन्हें मारने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। यह अब आपको दिया गया विशेषाधिकार है। मानू ने कहा। अच्छा, मुझे लगता है इसीलिए यहाँ कोई नहीं है और कुछ? दक्ष ने आगे पूछा। हाँ, आप संप्रदाय से सभी सामग्री 50% छूट पर प्राप्त कर सकते हैं। आप कौशल हॉल से कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले कौशल के लिए आवश्यक योगदान अंकों का आधा हिस्सा देना होगा, मानगुयू ने समझाया। इसके अलावा आपको डायमंड रैंकिंग पर आने के लिए 50,000 योगदान अंक मिलते हैं। एक और फायदा है, अब आप स्तर 5 मिशन भी चुन सकते हैं जो केवल काले वस्त्र पहने बुजुर्गों के लिए आरक्षित है, लेकिन मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगा, मानगू ने चिंतित स्वर में कहा। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि यह काफी मुश्किल होगा क्योंकि वे आमतौर पर काले वस्त्र पहने बुजुर्गों के लिए आरक्षित होते हैं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। वे वास्तव में खतरनाक है और आपको मार सकते हैं। सीनियर म्यू चांद ने संप्रदाय छोड़ते समय लेवल 5 मिशन चुना
था उसे बीस्ट हॉल के एक बुजुर्ग ने मार डाला। मुझे नहीं पता कि वह मिशन क्या था, लेकिन चूंकि इसमें बीस्ट हॉल के बुजुर्ग शामिल थे इसलिए मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि यह कितना खतरनाक था। मानू ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ इसकी चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास योगदान अंक की कमी है। मैं एक सरल मिशन चुनूंगा, शायद स्तर 3, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह खतरनाक हो जाए, लेकिन मैं कुछ बहुत कम जोखिम वाला भी नहीं चुन सकता क्योंकि इससे मुझे उसे समझाने में मदद नहीं मिलेगी, दक्ष ने कहा और वह थोड़ा मुस्कुराया। चलो चले, मुझे एक मिशन चुनना है, उन्होंने कहा। ओह ठीक है, मानू ने अपना सिर खुजला क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे दक्ष को भी साथ ले जाना होगा। वह दक्ष को मिशन हॉल की ओर ले गया। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग जैसे ही दक्ष को देखा तुरंत वापस मुड़ गए और विपरीत दिशा में चले गए। वे अभी आधे रास्ते पर ही थे कि दक्ष ने एक शिष्य को देखा। शिष्य ने भी उसे देखा, लेकिन दूसरों की तरह वह भागा नहीं, वह बस दक्ष की ओर बहुत सहजता से चला गया। वह आदमी 23,324 साल का लग रहा था। उसके लंबे आसमानी नीले बाल कमर तक आ रहे थे, उसके बाल बंधे हुए थे। वह व्यक्ति काफी साफ कपड़े पहने हुए था, जिससे वह डार्क सोल संप्रदाय के अनुयायी की तरह नहीं बल्कि एक विद्वान की तरह लग रहा था। दक्ष ने उस आदमी की सीना पर 4 सितारा बैज देखा। 4 सितारा बैज सामान्य 4 सितारा बैज की तुलना में एक अलग रंग का था। उस बैज के माध्यम से दक्ष को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी दक्ष के पास पहुंचा और उसके सामने रुक गया। आप अवश्य ही दक्ष होंगे, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, उस व्यक्ति ने लापरवाह लहजे में कहा। जब उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा, दक्ष ने वैसा ही किया और उस आदमी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। आप जरूर न्यू होंगे, मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप किसी वरिष्ठ से इस तरह बात करते हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? दक्ष ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे पूछा, तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा है नामू ने कहा, हालांकि उसका लहजा पहले जैसा नहीं था। दक्ष उसकी आवाज में झुंझलाहट सुन सकता था। क्या तुम सीधे मुद्दे पर आ सकते हो? मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, दक्ष ने म्यू की ओर देखते हुए कहा। मैं अपने आप को तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरा हूं, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि तुम दानव रैंकिंग में आ गए हो, म्यू ने कहा। हाँ, इसके बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। म्यू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और मानू की ओर देखा। हमें एक पल के लिए अकेला छोड़ दो, उसने मानगुयू से कहा। मानगू ने तुरंत उसकी बात नहीं सुनी और सिर्फ दक्ष को देखता रहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मानगू उनसे दूर चला गया। अब वह चला गया है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने कहा, मुझे बताओ कि तुमने राक्षस रैंकिंग की परीक्षा कैसे पास की? म्यू ने पूछा। हम क्या आप संप्रदाय गुरु की शिष्य नहीं है? क्या आप उनसे नहीं पूछ सकते? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। म्यू ने कहा, जब मैं पहली बार असफल हुआ तो मैं अपने गुरु के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बड़े बुजुर्ग भी रास्ता नहीं बताते। मुझे याद नहीं आता कि मैंने पहली बार में क्या गलत किया था। मैं हर बाधा को खत्म करके अंधेरी सुरंग से निकल गया। मैंने बिना ज्यादा समय लिए लड़की को भी मार दिया, फिर भी मुझे रैंकिंग नहीं मिली। मुझे बताओ कि तुमने क्या अलग किया? म्यू ने पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, और अगर इसकी अनुमति भी होती तो भी मैं आपको नहीं बताता। आपके गुरु चाहते हैं कि आप अपने प्रयासों से सफल हो, मैं आपको आसान रास्ता नहीं बताऊंगा। दक्ष ने कहा, क्या आसान रास्ता है? क्या तुम मुझे काय कह रहे हो? म्यू गुस्से में दहाड़ा और उसने अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष की ओर तान दिया। तुम्हें पता है कि मेरे पास हत्या करने का लाइसेंस है ना, फिर भी तुमने मुझ पर हथियार तानने की हिम्मत की। दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हें किसी को भी मारने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैंने कहा, मैंने आधे साल पहले स्ट्रेंथ रैंकिंग टेस्ट दिया था, जब मैं अब की तुलना में बहुत कमजोर था। अगर तुम स्ट्रेंथ रैंकिंग में मुझे भी नहीं हरा सकते तो क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे अब हरा सकते हो? उसने मजाक करते हुए कहा, अगर तुमने अगले 10 सेकंड में अपनी तलवार नीचे नहीं रखी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें पता चल जाएगा, दक्ष ने कहा और वह भी गंभीर हो गया। तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसके बजाय मैं तुम्हारी मार्शल आत्मा को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा जीवन मौत से भी बदतर होगा। हालांकि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर मैं तुम जैसे घमंडी व्यक्ति को सम्मान सिखा पाऊं तो यह इसके लायक है। म्यू ने दक्ष को घूरते हुए कहा। आत्मा भक्षण? म्यू ने ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि दक्ष जवाब दे पाता, माय के हाथों से एक का अर्धपारदर्शी भूत निकला और दक्ष पर हमला कर दिया। ये लंगचेन के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या? दक्ष दर्द से कराह उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। एक काली धुंध उसके युद्ध स्थल को ढकने लगी थी। दक्ष को बहुत दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसका आधा मार्शल स्थान धुंध से ढका हुआ था। दूसरी ओर म्यू दक्ष के दर्द भरे चेहरे का आनंद ले रहा था। दक्ष का हृदय दानव शांति से सो रहा था जब काली धुंध ने उसे छुआ, लेकिन वह उसे प्रभावित किए बिना ही बिखर गया। उस क्षण से धुंध उसके हृदय दानव से दूर रहने
लगी दक्ष का 1/3 मार्शल स्पेस धुंध में समा गया था। दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया था। अपने आप को संभालने के लिए आवश्यक ताकत के बिना इतना रवैया रखने का यही नतीजा होता है। मुंह ने दक्ष को घूरते हुए हंसते हुए कहा। दक्ष को ठीक से सोच में भी दिक्कत हो रही थी। वह तावीज निकालकर म्यू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता सब कुछ बदल गया। उसकी लंबे समय से खामोश मार्शल आत्मा ने अंततः उसकी आंखें खोल दी। रक्त से लाल उनकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उन्होंने अनगिनत लोगों को मरते हुए देखा हो। वे इतनी भयंकर थी कि वे वध के देवता की आंखों जैसी लग रही थी। जैसे ही आंखें खुली धुंध पूरी तरह गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सो रहे हृदय दानव को भी एक भयानक आभा महसूस हुई और उसने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली। दक्ष की मार्शल आत्मा यही नहीं रोकी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से नाराज थी कि किसी ने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। वह बदला लेना चाहती थी। यह सीधे सामने की ओर देखता था। म्यू जो अब तक हंस रहा था, अचानक खांसते हुए उसके मुंह से रक्त निकल आया। वह दर्द से दहाड़ा। म्यू यह नहीं देख सका, लेकिन ये सब उसकी मार्शल आत्मा के कारण था। उसकी मार्शल आत्मा अचानक जलने लगी थी। बदला यही नहीं रोका। किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी योद्धा आत्मा को 2 टुकड़ों में काट डाला। म्यू जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखें अपना ध्यान खो बैठी। म्यू के साथ काम पूरा होने के बाद दक्ष की मार्शल आत्मा ने दक्ष के हृदय दानव की ओर देखा, जो अब तक काम रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया। उसकी मार्शल आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उसी तरह हो गई जैसी वह सालों से थी। वह क्या था? दक्ष के हॉट डेमन ने कहा। वह अभी भी डर से कांप रहा था। क्या यह उसकी मार्शल आत्मा है? कितना भयावह है! हृदय दानव ने खुद से कहा। फिर भी उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? शायद वह मुझे अपने अस्तित्व के लिए हानिकारक नहीं मानता। आखिरकार मैं उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वह अपनी प्रवृत्ति के प्रति सच्चा रहे। शायद इसीलिए उसने मुझे निशाना नहीं बनाया, उन्होंने कहा। दक्ष दर्द से करा रहा था, लेकिन अचानक दर्द गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। उसका पीला चेहरा भी पहले जैसा रंग पा गया, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह खड़ा हुआ और अपनी राजा की तलवार निकाली। वह मोह का वध करने के लिए तैयार था। वह एक पल की सूचना पर अपना भ्रम फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन वह मोह को जमीन पर पड़ा देखकर चौंक गया। उसकी आंखें पूरी तरह से फोकस हो चुकी थी। वास्तव में